Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our lecture series for economics. Now today we'll start with lecture number 6, Money and Monetary Policy. आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के जो बेस पे चीज होती है ना, पैसा, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की। ये जो बातें नहीं करते आरबीआई ने रेपो रेट चेंज कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, ये सारा हम आज के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और मनी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट काम कैसे कर रही है। काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। और वैसे भी मैं ये मानता हूं कि मनी के बारे में बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। बेसिक सी नॉलेज कि पैसा एक्चुअली चीज क्या है वो सबको होनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो मैं हर लेक्चर के साथ दो एमसीक्यूज देता हूं उनकी डिस्कशन कब करोगे। ना मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना जो दो एमसीक्यूज मैं दे रहा हूं हर लेक्चर के साथ, जो इस लेक्चर के साथ भी आपको मिलेंगे, वो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो और जो हम आपको आंसर की देते हैं उससे टैली कर लो। अगर सही है तो वेरी गुड, अगर गलत है तो कोशिश करो उसके बारे में सोचने की कि क्यों गलत है, ऐसा क्या मैंने मिस कर दिया जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत हो गया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए हम एक ना सेपरेट डे निकाल लेंगे, जैसे कि वीकेंड हो गया, सैटरडे को हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जितने भी एमसीक्यूज मैंने हर लेक्चर में दिए हैं। ऑलराइट, पर अभी मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग खुद लगाओ, कोशिश करो जानने की कि मेरा आंसर गलत क्यों है, मैंने क्या पॉइंट मिस कर दिया जिसकी वजह से आंसर की से मेरा आंसर टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खुद थोड़ी देर दिमाग लगाओ। वैसे जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे एक दिन हम निकाल के सारे डिस्कस कर लेंगे, तो यह भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जैसा सोच रहे थे क्या वही सही सोच थी या नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यूज की डिस्कशन की टेंशन ना लो, वो हम करेंगे अच्छे से डिस्कस। प्लस मैं आपको ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसके मिड में एक टेस्ट भी दूंगा, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट एमसीक्यू डिस्कशन, उसकी टेंशन ही मत लो आप। ऑलराइट, चलो फिर आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 6, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे इन दिस लेक्चर। व्हाट शैल वी कवर? सबसे पहले तो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। फिर हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फिएट करेंसी, फिड्यूशरी मनी, नियर मनी, प्लास्टिक मनी, लीगल टेंडर, ये बोलते हैं ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इधर करेंगे। देन हम आ जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से आपको थोड़े से आरबीआई के रोल की क्लैरिटी होगी, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। फिर हम मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उससे और क्लैरिटी होगी आरबीआई के रोल की। फिर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसी को यूज करके, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आरबीआई आपके देश की मनी सप्लाई को कम करता है या बढ़ाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से भी आपको आइडिया हो जाएगा ये आरबीआई करता क्या रहता है। रेट चेंज कर दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर दिए। फिर आपने सुना होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा है, कि आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस करा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। ये क्या है, आरबीआई इससे करना क्या चाह रहा है, ये सब इसी में कवर हो जाएगा। और जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को लेके क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं, उसके बाद हम आरबीआई को देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिस्ट्री देखेंगे उसकी, उसका रोल देखेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, और एंड में हम बात करेंगे ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की न्यूज़ सुनते हो ना, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रही है, वो कैसे काम करती है, वो है क्या, वो लेके क्यों आए। तो एंड में हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ऑलराइट, नाउ मनी क्या है पता सबको नहीं है। सबको मनी के बारे में इतना पता है कि मनी से चीजें आ जाती है, मनी से आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हो। कई लोग तो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, कई लोगों को मनी के बारे में बस यही आइडिया कि भाई सब कुछ है, सब कुछ खरीद सकते हो, रिश्तेदारियां भी खरीद सकते हो, दोस्त भी खरीद सकते हो। पैसे वाले इंसान के रिश्तेदार भी उसके करीब रहते हैं और गरीब इंसान के रिश्तेदार भी मुंह नहीं लगाते। ये सारी चीजें हम मनी के बारे में बात करते हैं। मनी की बातें सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी होती हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी होती हैं, सारे कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, क्योंकि मनी, पैसा आपके जीवन का एक बहुत ही अटूट अंग है।
मनी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, राइट? पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि मनी है क्या, पैसा है क्या। ये सारी हम बातें करते रहते हैं, बॉलीवुड में गाने भी आते रहते हैं, द होल थिंग इज दैट, रे भैया सबसे बड़ा रुपया, सारी चीजें होती है, पर ये मनी है क्या? आज उस चीज को जानते हैं। वेल, आपको पता है मनी क्या है? मनी कुछ भी नहीं है, एक ऐसा गुड है जिसमें सबका ऐसा विश्वास है, सबको उस गुड में विश्वास है कि इसको दे के हम कुछ भी खरीद सकते हैं, और कुछ भी नहीं है मनी। मनी इज जस्ट लाइक अनदर गुड। मनी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट गुड जिसे आप एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो, बस, और कुछ भी नहीं है मनी। मनी एक गुड ही है, बस जो एक्सचेंज के लिए यूज होता है वो मनी होता है। अगर कल को मैं सारी दुनिया में यह विश्वास पैदा कर दूं कि ये जो पेन है ना, इसको दे के आप 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो, अब मेरी वाणी में मान लो ऐसी कोई शक्ति आ जाती है कि पूरा हिंदुस्तान ये मानने लग जाए कि इस पेन से आप 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो, तो ये पेन की वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी। आफ्टर ऑल, आपकी जेब में जो नोट पड़े हुए हैं, ठीक है तो वो कागज का टुकड़ा, उसको प्रिंटिंग प्रेस में किसी ने उस पर प्रिंट कर दिया, आरबीआई गवर्नर के साइन भी कर दिए, है तो वो कागज का टुकड़ा। यहां भी अगर आप देखोगे ये कागज के टुकड़े ही हैं, कागज के टुकड़े की क्या वैल्यू है? पर आपकी जेब में शायद एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसपे बस ये लिखा हुआ है 500, और उससे आप 500 रुपए की चीजें खरीद सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारी दुनिया का विश्वास है कि वो जो कागज का टुकड़ा है ना, उसकी वैल्यू 500 रुपए है। और वो सारी दुनिया का विश्वास कहां से आया? आप कभी नोट खोल के देखोगे ना, तो उस पर लिखा होगा, आरबीआई गवर्नर के साइन होंगे, और आरबीआई गवर्नर ने लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर दिस मच अमाउंट फॉर दिस करेंसी। ये आरबीआई गवर्नर ने गारंटी ली है, आपके देश ने गारंटी ली है कि ये जो कागज का टुकड़ा है ये 500 का है, ये जो कागज का टुकड़ा है ये 2000 का है, एक पर्टिकुलर कागज का टुकड़ा 50 रुपए का है। ये आपके देश ने गारंटी ली है, और क्योंकि लोगों का विश्वास है आपके देश की गारंटी पे, इसलिए सारे लोग मानते हैं कि ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये इतने का वर्थ है, और सारी दुनिया इन कागजों के टुकड़ों के पीछे मरी जा रही है, सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, आपके आरबीआई ने विश्वास दिया हुआ है। कल को अगर आपकी गवर्नमेंट वो विश्वास हटा ले तो वो बस एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, रद्दी में क्या 50 पैसे 25 पैसे के भाव बिकेगा, रद्दी की वैल्यू हो जाएगी उसकी, अगर कल को गवर्नमेंट वो गारंटी हटा ले। और ये सारी चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देखी भी हुई है। 2016 में जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन की थी, याद है वो समय? वही 500 के रुपए के नोट, वही 1000 रुपए के नोट जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती थी, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, उसी समय उन्हीं नोटों की वैल्यू कागज की होगी, है ना? ऐसा ही हुआ। तो वो तो कागज ही है, उस कागज के टुकड़े में जान कहां से आती है, वैल्यू कहां से आती है? आपके और मेरे जैसे, आपके मेरे जैसे हमारे देश के तमाम लोगों के विश्वास से। हम सब लोग अगर विश्वास मान ले इस चीज को कि ये कागज का टुकड़ा 1000 रुपए का है, ये कागज का टुकड़ा 500 रुपए का है, तो वो 500 रुपए का हो जाएगा। आपके और मेरे विश्वास से पैसा बनता है, कोई और खास चीज नहीं है, सिर्फ विश्वास से है। हां, वो अलग बात है कि आपका मेरा विश्वास आया किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी ली है। तो मनी इज नथिंग बट अ गुड, एक गुड ही है, वो कागज का टुकड़ा भी एक गुड है, बस उसमें सबका विश्वास है कि इससे इसको देके आप कोई भी चीजें खरीद सकते हो। और कितने की चीजें खरीद सकते हो? उस नोट पे जो भी वैल्यू लिखी होगी, है ना? तो ये पहली डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। मनी इज एन आइटम, बस एक आइटम है। और वेरीफाइबल रिकॉर्ड, इस पे आते हैं अभी, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट। गुड्स एंड सर्विसेज की आप गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हो उससे, या किसी से अगर कर्जा लिया है तो कर्जा चुका सकते हो, और टैक्सेस दे सकते हो इन अ पर्टिकुलर कंट्री और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। इंडियंस के लिए रुपी वैल्यूबल है, पर यूएसए वाले के लिए तो वो बस एक कागज का टुकड़ा है। सिमिलरली इंडियंस के लिए पाकिस्तानी रुपी एक कागज का टुकड़ा है, पर पाकिस्तानियों के लिए वो बहुत ही अनमोल चीज है जो पाकिस्तानी रुपी है, राइट? तो इसीलिए एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर उस सारे लोगों का विश्वास हो जाए, और विश्वास किसी भी तरीके से आ सकता है, चाहे गवर्नमेंट गारंटी हो, चाहे गवर्नमेंट गारंटी ना भी हो, सबका बस विश्वास है,
तो भी वो पैसा बन जाएगा, वो मनी बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं बिटकॉइन का। बिटकॉइन पे किस गवर्नमेंट ने गारंटी ली है? किसी भी गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं ली है, पर लोगों का विश्वास है कि ये वैल्यूएबल है और तभी उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम सुनते ही तो हैं बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। किस वजह से बढ़ रही है? बस आप सबका एक अटूट विश्वास है बिटकॉइन पे और सारे लोग खरीद ही जा रहे हैं, है ना? तो मनी कुछ भी नहीं है, एक गुड ही होता है, एक आइटम ही होती है, बस उस पर विश्वास चाहिए। विश्वास गवर्नमेंट से आ सकता है और किसी भी चीज से आ सकता है। ठीक है, मेक सेंस? एक और डेफिनेशन देख लेते हैं मनी की। मनी इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शंस एज अ जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, मेक सेंस? तो पैसा कुछ भी नहीं है, बस आपका विश्वास का एक रूप है। दैट्स इट। दुनिया में कभी किसी जमाने में ये पेपर करेंसी नहीं होती थी। 1000-2000 साल पहले सिक्के चलते थे। अब सिक्के जो होते थे, कभी कभी उस पे राजा की मोहर होती थी, कभी कभी नहीं भी होती थी, फिर भी वो सिक्के यूज होते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पुराने जमानों में रोमन्स हमारे साथ ट्रेड करते थे। रोमन्स हो गए, फॉरेनर्स हमारे साथ ट्रेड करते थे। वो जिस करेंसी में ट्रेड करते थे, वो करेंसी पे कैसे विश्वास आता था? आपको पता है, रोमन्स जो हमारे साथ ट्रेड करते थे, साउथ इंडियंस के साथ ट्रेड करते थे, गोल्ड के कॉइन्स में करते थे। और गोल्ड एक ऐसी चीज है कि सारी दुनिया मानती है कि ये वैल्यूएबल है। इसीलिए इंडियंस जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचते थे रोमन्स को, तो वो गोल्ड में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि गोल्ड पे सबका विश्वास है। मनी को मनी बनने के लिए बस विश्वास की जरूरत है। कल को ये रिमोट मनी बन सकता है, कल को ये मनी बन सकता है। कल को रेत आप उठा लो एक मुट्ठी और उसमें किसी तरह विश्वास फूंक दो, तो वो रेत भी बन जाएगी मनी। उससे चीजें खरीद सकते हो। कुछ नहीं चाहिए, बस विश्वास चाहिए। दैट इज वॉट मनी इज, दैट्स इट। पुराने किसी जमानों में ना, साउथ इंडिया में आपको पता है, जो सॉल्ट नहीं होता, नमक, क्योंकि वो बहुत रेयर होता था साउथ इंडिया में, या बहुत ज्यादा रेयर तो नहीं, बहुत ज्यादा बनाया जाता था, पर वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता था सॉल्ट। सॉल्ट को आप यूज करते थे एज मनी। आपने कॉन्च शेल्स देखे होंगे, जो सी से कॉन्च शेल्स वगैरह मिलते हैं, है ना? वो कई बार वैल्यूएबल कंसिडर किए जाते थे, वो करेंसी यूज किए जाते थे। ये जो जेमस्टोन्स नहीं होते, रूबी, सफायर वगैरह वगैरह, है ना, पन्ना, रूबी, ये सब, ये पहले वैल्यूएबल कंसिडर किए जाते थे, इनमें ट्रेड होता था। क्लियर? तो मनी जो है ना, वो कुछ नहीं है, बस सारी दुनिया का विश्वास हो जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप, सारी दुनिया वैल्यूएबल समझती है और जितनी वैल्यू पे उनका कंसेंसस होता है कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू बनती है, बस उतने का आप सामान खरीद सकते हो उससे। राइट? तो कुछ नहीं है मनी, आपका विश्वास ही है। ऑलराइट? नाउ जब मनी नहीं आया था ना, तो क्या सिस्टम हम यूज करते थे? बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं आया था, पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, ट्राइबल लोग होते थे, तो वो क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? यहां अगर आप बैकग्राउंड में पिक्चर देख सकते हो, तो ये जो इंसान है, इसके पास पड़े हुए हैं फ्रूट्स। पेन डार्क कर लेता हूं। इसके पास पड़े हुए हैं फ्रूट्स, ठीक है? और ये जो इंसान है, इसके पास पड़ा हुआ है चिकन। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब मनी आया नहीं था, या उन सोसाइटीज के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। वो, उन्हें जब कोई चीज चाहिए होती है तो वो बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब बार्टर सिस्टम क्या है? लेट्स सपोज ये जो इंसान है, इसके पास फ्रूट्स तो पड़े हैं, पर इसके पास चिकन नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसको चिकन चाहिए। ये जो इंसान है, इसके पास चिकन तो है, पर इसको फ्रूट्स चाहिए। राइट? अब ये इंसान हैपेंस टू मीट दिस इंसान। ये इंसान इसको टकर जाता है और इसको बोलता है, देखो सर, आपके पास चिकन है पर फ्रूट्स नहीं है। मेरे पास बिल्कुल इसके उल्टा है, मेरे पास फ्रूट्स हैं पर चिकन नहीं है। तो क्यों ना आपके चिकन के बदले मैं फ्रूट्स अपने एक्सचेंज कर लूं। राइट? दोनों ने एक्सचेंज कर लिया और ट्रांजैक्शन हो गई। आज तो पैसे से खरीदी जाती है ना, चिकन भी खरीद रहे हो, फ्रूट्स भी खरीद रहे हो। पहले एक्सचेंज होता था, उसे ही हम बार्टर सिस्टम कहते थे। पर बार्टर सिस्टम की ना एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब वो कैसे है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? ये जो इंसान है ना, इसे चाहिए चिकन। अब ये किसी भी रैंडम इंसान के पास नहीं जा सकता जिसके पास चिकन है। ये उसी इंसान के पास जा सकता है जिसके पास चिकन तो है, पर उसके पास फ्रूट्स की कमी है, क्योंकि वही इंसान मानेगा ना इससे एक्सचेंज करने में। इसके पास तो फ्रूट्स है, इसके पास फ्रूट्स नहीं है।
मान लो इसे एक ऐसा इंसान मिल जाता है, इस इंसान को, कि जिसके पास फ्रूट्स भी है, चिकन भी है। क्या वो इंसान इस इंसान को चिकन देगा? ये कहेगा कि भाई साहब चिकन दे दो, मुझसे फ्रूट्स ले लो। वो कहेगा मेरे पास तो फ्रूट्स ऑलरेडी हैं, राइट? तो इसे वही इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसकी सिचुएशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, इसको जो चाहिए वो इसके पास है, और इसको जो चाहिए वो इसके पास है, राइट? दोनों की अगर वांट्स कोइंसाइड कर जाती हैं, जो इसको चाहिए वो इसके पास है और जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, डबल कोइंसिडेंस चाहिए। अभी सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है कि जिसके पास है आप उससे जाके खरीद लेते हो, पर इधर डबल लगेगा। जिसके पास है उससे जाके खरीद भी रहे हो, पर क्या देके खरीद रहे हो? वही चीज जो उसके पास नहीं है। दोनों कोइंसाइड करना चाहिए, दोनों कोइंसिडेंस होना चाहिए, राइट? तो इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और बार्टर सिस्टम में यही प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में ऐसे लोग ढूंढना जिनकी सिचुएशन बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास चिकन होगा, पर बहुत सारे लोगों में कुछ ही लोग होंगे जिनके पास चिकन तो है पर फ्रूट्स की शॉर्टेज है। उन्हीं से तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट? तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए होता बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज के लिए, और इसी वजह से ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं। कहना इसे कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम होती है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम है। इसी वजह से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो जाएंगी, कमी होंगी, क्योंकि ढूंढना मुश्किल है ना वही इंसान जिसकी बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। तो बार्टर सिस्टम में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती थी। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले लेक्चर्स में, कि जितनी ज्यादा आपके कंट्री में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद बेच रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी कंट्री की जीडीपी है। भाई जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतने ही ज्यादा तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे, और जितने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे उतनी ज्यादा आपके देश की जीडीपी होगी। मेक सेंस? तो बार्टर सिस्टम में आपकी जीडीपी एक लेवल तक ही जा सकती थी, आपकी इकोनॉमी एक लेवल तक ही जा सकती थी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड थी। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा मनी ने। मनी एक ऐसा इंटरमीडिएट गुड है जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड की या वांट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस इंसान के पास अगर मनी का एक्सेस है, इस पूरी ट्राइबल सोसाइटी में मनी है, तो इसको बस पता क्या चाहिए? इसको पैसा चाहिए। उस पैसे से ये चिकन भी खरीद सकता है, मीट भी खरीद सकता है, ब्रेड भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। और उस इंसान से खरीद सकता है जिसके पास फ्रूट्स की शॉर्टेज भी नहीं है ना? उसको फ्रूट्स नहीं चाहिए, उसको तो पैसा चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी खरीद बेच सकते हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बस आपको सिंगल कोइंसिडेंस चाहिए। आपको बस उस इंसान के पास जाना है जिसके पास वो चीज है। आपको नहीं मैटर करता कि उसको भी वही चीज चाहिए जो मेरे पास है, कुछ नहीं मैटर करता। आपको बस देखना उसके पास है, जाके पैसे दो, ले आओ। अब ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। डोंट यू थिंक कि जैसे ही मनी का आविष्कार हुआ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गई। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गई अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तो उसकी इकोनॉमी भी इंक्रीज हो गई, उस सोसाइटी की इकोनॉमी इंक्रीज हो गई, राइट? आपको पता है पहले ट्राइबल सोसाइटीज थे, हम ट्राइबल्स थे सारे। ट्राइबल सोसाइटीज में बार्टर चलता था, और ट्राइबल सोसाइटीज में बार्टर चलता था इसीलिए ट्राइबल सोसाइटीज इतनी इकोनॉमिकली एडवांस भी नहीं थी, इकोनॉमी ही नहीं बढ़ी थी। पर जैसे ही मनी का आविष्कार हुआ, जैसे ही मनी मिला, मनी किसी ने कॉन्सेप्ट ढूंढा मनी का, वैसे ही वहां उन सोसाइटीज की इकोनॉमी बढ़ने लग गई, और वो ट्राइबल सोसाइटीज से बड़ी किंगडम्स बनने लग गई, है ना? पूरी हिस्ट्री में इकोनॉमी ने ड्राइव करा है, पूरी हिस्ट्री को। अगर मनी का आविष्कार ना होता, किसी को आइडिया ही ना आता मनी का, तो क्या होता? हम ट्राइबल सोसाइटी ही रह जाते शायद। पूरी द ड्राइवर ऑफ हिस्ट्री हैज बीन मटीरियल ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमी, काइंड ऑफ। ये थोड़ा मार्क्सिस्ट स्लोगन है, ठीक है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि हिस्ट्री के पीछे पैसा ही है, हिस्ट्री में वही डिसीजन लिया जाएगा जो पैसा डिसाइड करेगा, राइट? कुछ ऐसा सा है मार्क्सिस्ट स्लोगन। खैर, इन एनी केस आपको ये तो समझ आ गया। जैसे ही मनी का आविष्कार हुआ, अब हमारी इकोनॉमी इतनी हो गई कि अब हम ट्राइबल सोसाइटीज नहीं रह गए, अब हम किंगडम्स बन गए। हां, किंगडम से एम्पायर कैसे बने उसके पीछे भी पैसा है।
पर वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आपको देखना है कि सोसाइटी एडवांस हुई जैसे ही हमने मनी ढूंढा। मनी जैसे ही आया, हम ट्राइबल सोसाइटी से हटके आगे बढ़े, इकोनॉमिकली संपन्न हुए, बेटर हुए। That is all because of money. So money has this fundamental, money actually improved your society in a fundamental way. Money solved the problem of double coincidence of wants. Money के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व ना होती, ट्रांजैक्शंस ना होती, जीडीपी ना बढ़ता, आप आगे ना बढ़ते, राइट? तभी इनकी पोशाकें भी देखना, अगर आपको दिख रहा हो, ट्राइबल ही बनाई हुई हैं। खैर, इन एनी केस एक और चीज बात कर लेते हैं, मनी की वैल्यू कहां से आती है? द करंट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी करेंसी इज नॉट नेसेसरीली डिराइव्ड फ्रॉम मटेरियल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द नोट और कॉइन, है ना? पुराने जमानों में ऐसे होता था कि जो गोल्ड के सिक्के आप लेते थे, उस गोल्ड के सिक्के की वैल्यू जो होगी ना, वो डिराइव होगी कि उसमें गोल्ड कितना लगा है। अगर 10 ग्राम का गोल्ड लगा है तो 10 ग्राम के गोल्ड की जितनी वैल्यू होगी, अगर 20 ग्राम का गोल्ड लगा है उसमें तो 20 ग्राम के गोल्ड की जो वैल्यू है वही होगी, राइट? पर आज के जमाने में जो आपके करेंसी की वैल्यू है, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि उसमें जो मटेरियल लगा उसकी भी वही वैल्यू है। आपके पास 2000 रुपए का नोट है, पर जिस कागज के टुकड़े का वो बना है वो तो 1 रुपए का होगा, 50 पैसे का होगा। उस पर प्रिंटिंग कॉस्ट भी आप अटैच कर लो, इंक की कॉस्ट भी लगा लो, तो भी 1 रुपए का होगा, पर उसकी वैल्यू 2000 लिखी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल उसमें लगा है, रॉ मटेरियल, उसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी मनी की वैल्यू होगी। मनी की वैल्यू कहां से आती है? आपके विश्वास से। ऑलराइट, ठीक है? सो इंस्टेड वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द विलिंगनेस टू अग्री टू डिस्प्ले वैल्यू, है ना? जो आप विश्वास मानते हो वही वैल्यू होती है। क्लियर? तो मनी की थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी हो गई होगी अब आपको। मनी इज नथिंग बट योर विश्वास। अभी द सोर्स ऑफ योर विश्वास, कि किस वजह से आपका विश्वास है, वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है? मेक सेंस? हमें क्लैरिटी होगी मनी की। चलो फिर ये देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। फंक्शंस ऑफ मनी देख लेते हैं, ठीक है? मनी का बेसिक काम क्या है? वेल, सबसे पहला मनी का फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि इसको यूज करके एक्सचेंज कर सकते हो ना, चीजें खरीद सकते हो। यही तो अभी बेसिक फंक्शन हमने करा है। पर मनी के और भी फंक्शंस हैं। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन इट एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे? वेल, आपके देश की जीडीपी कितनी है, आप पैसे के टर्म्स में ही बताते हो। आपका प्रॉफिट कितना है, आप पैसे के टर्म्स में बताते हो। आपकी इनकम कितनी है, आप बताते हो ना, 50,000, 60,000, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। जो भी वैल्यू है, जो भी आप अकाउंटिंग करते हो कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, वो पैसे के टर्म्स में ही करते हो। मेक सेंस? और कोई भी चीज मेजर करने के लिए उसका यूनिट तो होना चाहिए, और प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। वेल, बड़ी सिंपल सी चीज है, यूनिट तो प्रॉपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ही ले लो, कल को आप मुझसे पूछते हो कि सर चंडीगढ़ से दिल्ली कितना दूर है, और मैं आपको बोल दूं 40 किलो दूर है। आपको कोई क्या बोल रहा है? 40 किलो कौन सी? डिस्टेंस का यूनिट तो किलोमीटर है, मीटर है, 40 किलो क्या हुआ? हर चीज को मेजर करने के लिए उसका यूनिट चाहिए। वैसे ही वैल्यू को मेजर करने के लिए आपको यूनिट चाहिए। तो प्रॉफिट, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये सारी जो चीजें हैं, इनको मेजर आप मनी के टर्म्स में करते हो। तो ये मनी का दूसरा फंक्शन है। इट एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, राइट? यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो वेल्थ और वैल्यू को मेजर करने के लिए भी आपके पास एज अ यूनिट एक्ट करता है। ये कितने की वेल्थ है, कितना डेट है, ये सारी चीजें। क्लियर? नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो आपके पास कैश पड़ा है, उससे आप अपनी वेल्थ भी तो स्टोर कर सकते हो। देखो, वेल्थ स्टोर करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में अपनी वेल्थ स्टोर कर सकते हो, आप गोल्ड के फॉर्म में अपनी वेल्थ स्टोर कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट में कैश डाल के उस फॉर्म में भी अपनी वेल्थ स्टोर कर सकते हो, या आप घर में कैश रख के आप वेल्थ स्टोर कर सकते हो। तो कैश से, पैसे से आप अपनी वेल्थ भी तो स्टोर कर सकते हो। सो इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड लिक्विडिटी फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब हम इकोनॉमी आगे करेंगे ना, तो ये टर्म ना बार बार आएगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो वर्ड है वो लिक्विड से आया, ये तो हम देख सकते हैं। अच्छा, लिक्विड की खास बात क्या है? लिक्विड कैन इजीली फ्लो, है ना? बस उसी से ही हम पैसे को इमेजिन करते हैं।
लिक्विड एसेट वो एसेट होता है जिसे आप बहुत इजीली ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है। अब वो प्रॉपर्टी है, वो भी आपकी वेल्थ ही है। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, आपके पास उतनी वेल्थ है। क्या प्रॉपर्टी को आप ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हो? नहीं। आपके पास 10 एकड़ जमीन पड़ी है, बस 10 एकड़ जमीन पड़ी है, बहुत जमीन है। अब आपको मार्केट से चिप्स का पैकेट खरीदने जाना है, तो क्या जायदाद के पेपर्स थोड़ी लेके जाओगे मार्केट में कि ये रे मेरे जायदाद के पेपर्स, दे दे चिप्स? प्रॉपर्टी थोड़ी एक्सचेंज में यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी थोड़ी फ्लो करेगी ट्रांजैक्शंस में। क्या करोगे आप? अगर आपको पैसे चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए, तो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करोगे, प्रॉपर्टी को बेचोगे। प्रॉपर्टी को जो बेचोगे उससे आपके पास लिक्विड एसेट्स आएंगे, यानी कि कैश आएगा। कैश एक लिक्विड एसेट है, प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट है। क्योंकि प्रॉपर्टी वेल्थ तो है, पर ट्रांजैक्शंस में रेडीली यूज नहीं हो सकती। वेयर एज कैश, मनी, वो लिक्विड है, वो इजीली ट्रांजैक्शंस में फ्लो हो सकता है ना? तो आपको पहले अपने इलिक्विड एसेट यानी कि प्रॉपर्टी को बेच के लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कैश। फिर आप चीजें खरीदो मार्केट से। तो कैश कैन फ्लो, हेंस इट इज वेरी लिक्विड। Whereas प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इलिक्विड है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस में फ्लो नहीं कर सकती, है ना? तो वो इलिक्विड है। तो जो मनी होता है वो लिक्विड भी है, और ये आपको लिक्विडिटी देता है जिससे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। मेक सेंस? तो ये मनी के 4 फंक्शंस हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हमने कर लिया था, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट आपको पता चल गया, स्टोर ऑफ वैल्यू पता चल गया, और अब आपको यह पता चल गया कि लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो आपको आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। क्या है मनी? कोई चीज मनी तभी हो सकती है अगर वो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे करती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी? मनी के ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज मनी बनती है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे ना हो तो वो चीज मनी नहीं रहेगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मनी को आपके फंजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। मान लो आपने एक ऐसा गुड ले लिया, ये पेन को मनी बना दिया। अब इस पेन की वैल्यू है 1000 रुपए, तो इस पेन को देके आप 1000 रुपए की चीजें खरीद सकते हो। बट लेट सपोज आपको सिर्फ 500 रुपए की चीजें चाहिए। अगर आपको सिर्फ 500 रुपए की चीजें चाहिए तो आप कैसे दोगे ये पेन और 500 रुपए की चीज ले लोगे? कैसे करोगे? आपका ये पेन तो वैल्यू तो 1000 रुपए की है, और आपको सिर्फ 250 रुपए की चीज चाहिए, 500 रुपए की चीज चाहिए। ये पेन डिविजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि इस पेन को 2 पार्ट में तोड़ के 500 रुपए दे दिए और एक पार्ट अपने पास रखा। ऐसा नहीं है, इस पेन के साथ नहीं है। लेट्स सपोज आपको 100 रुपए चाहिए, तो क्या इस पेन को मेजर करके 1/10 काटोगे फिर दोगे? नहीं, क्योंकि ये पेन डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये पेन कभी मनी नहीं बन सकता। मेक सेंस? तो मनी एक ऐसी चीज है जो डिविजिबल भी हो। 100 रुपए का अगर आपके पास नोट है, तो अगर आपको 10 रुपए की चीज खरीदनी है तो उसके बदले आपके पास 10-10 रुपए के भी नोट है, राइट? 1-1 रुपए का भी है, डिविजिबिलिटी है। मेक सेंस? आप 100 रुपए की चीज 100 रुपए दे दो, बदले में वो आपको 50 रुपए दे देगा, है ना? तो मनी वही बन सकता है। अगर ये पेन डिविजिबल हो जाए तो ये भी मनी बन जाएगा। तो मनी वो चीज है जो फंजिबल है, डिविजिबल है। देन दूसरी चीज, मनी रिलायबल होना चाहिए, यानी कि मनी में विश्वास होना चाहिए आपका। वो तो है ही है, मनी पे विश्वास बिल्कुल होना चाहिए, तभी ये तो एसेंशियल फीचर है। अभी हमने करा है, बिना विश्वास के कोई भी चीज मनी नहीं है। वो जो आपकी जेब में कागज के टुकड़े पड़े हैं, वो कागज के टुकड़े ही रहेंगे, रद्दी के भाव बिकेंगे अगर विश्वास ना हो। तो रिलायबल होना चाहिए। मनी पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल मतलब आप उसे कैरी कर सकते हो। प्रॉपर्टी को आप कैरी नहीं कर सकते, पर अगर आपके पास ऐसा कोई आइटम है जो कैरी भी कर सकते हो तो वो मनी बन सकता है। मेक सेंस? तो मनी पोर्टेबल भी होना चाहिए। तो फंजिबल, डिविजिबल, रिलायबल, पोर्टेबल। देन और क्या होगा? मनी आपका लिक्विड भी होना चाहिए। आप फ्लो करवा सकते हो ना, वो फ्लो करता है, ट्रांजैक्शन उससे हो सकती हैं। तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंजिबल हो, डिविजिबल हो, रिलायबल हो, पोर्टेबल हो, लिक्विड हो। ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। एक और कैरेक्टरिस्टिक है, मनी स्टेबल भी होना चाहिए। आपको पता है बिटकॉइन अभी प्रॉपरली करेंसी क्यों नहीं बना है?
बिटकॉइन को लोग बस ना एज एसेट यूज कर रहे हैं कि आज इसमें पैसा डाल दो, कल को वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं बिटकॉइन को, गोल्ड की तरह यूज कर रहे हैं बिटकॉइन को एज करेंसी बहुत कम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ना स्टेबल नहीं है। आज जो आपने, मान लो ऐसा हो गया कि बिटकॉइन देके आपने कोई चीज खरीद ली, कल को आपको पता चलता है उसी बिटकॉइन की वैल्यू डबल होगी। ऐसा हो रहा है बिटकॉइन में। तो आपको नहीं लगेगा यार बिटकॉइन क्यों दे दिया मैंने, चीज मेरे को ये मिली, बिटकॉइन तो अब इतने का हो गया, इससे अच्छा बिटकॉइन को अपने पास ही रखता। और ये सारे लोगों को पता होगा, इसलिए सारे लोग वो बिटकॉइंस को अपने पास ही रखेंगे। अब सारे लोग अगर बिटकॉइन को अपने पास ही रखेंगे तो वो फ्लो कैसे करेगा? एक्सचेंज में लोग यूज नहीं कर रहे, बस अपने पास ही रख रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होती रहती है, स्टेबल नहीं है। और क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू स्टेबल नहीं है, इसलिए अभी तक रेडिली वो एज करेंसी यूज नहीं हो रहा है। कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है पर प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मनी को मनी बनाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर? तो अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा मनी बेसिकली चीज है क्या। क्लियर? चलो एक और चीज देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी तो हमने कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं मनी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं इसे। While deciding on how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade-off between the advantage of liquidity and the disadvantage of interest foregone. अब ध्यान से सुनना ये चीज। देखो, आपके पास ना मान लो 100 रुपए आ जाते हैं। लेट्स सपोज ये 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए आ जाते हैं। ठीक है, अब आप उस 100 रुपए का क्या करोगे? कोई इंसान आपको बोलेगा अपने पास ही रख, कल को जरूरत पड़े कोई चीज खरीदने की तो खरीद लेना। ठीक है, तो आप 100 रुपए अपने पास रखते हो। पर फिर नेक्स्ट डे आपको ना एक और इंसान मिलता है, वो कहता है भाई तू तो बेवकूफ रह गया, मैंने अपने 100 के 100 रुपए ना बैंक में डाल दिए और बैंक मुझे इस पे हर महीने 10% का इंटरेस्ट रेट देता है। तो मैं तो पैसे से पैसा कमा रहा हूं। आज मेरे पास अगले महीने 110 रुपए हो जाएंगे, उसके अगले महीने मेरे पास 110 में 12 122 रुपीज हो जाएंगे, 121 रुपीज हो जाएंगे। 10% से मैं तो अपनी वेल्थ बढ़ा रहा हूं। तू पागल है, तू अपने पास ही रख रहा है ना? अब ये इंसान उस इंसान को बोलेगा कि भाई वो तो ठीक है, पर तूने सारे बैंक में डाल दिए, कल को तुझे कोई चीज खरीदनी हो तो क्या बैंक से निकालता रहेगा बार बार? नहीं। तो कुछ पैसा तो तेरे को साइड पे रखना है। हां, तेरी बात मैं एक मानता हूं कि कुछ पैसा मुझे बैंक में डालना चाहिए ताकि मैं पैसा कमाऊं, पर कुछ पैसा तो मुझे रखना चाहिए ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस तो कर सकूं मैं, है ना? हमारे पेरेंट्स भी तो, जो भी आपके घर में बजट मैनेज कर रहा है आपके घर का, वो भी तो यही सारी चीजों में डिसीजन लेता है कि कुछ पैसा आप घर में रखते हो कैश फॉर्म में कि डे टू डे खर्चों में हो जाएगा, कुछ पैसा आप बैंक में डाल देते हो, या आप शेयर मार्केट में डाल देते हो, या किसी और बॉन्ड मार्केट में डाल देते हो, कहीं भी डाल देते हो जिससे आप पैसा कमा सको, है ना? मेक सेंस? तो मनी जो है ना, ये जो पैसा आपके पास है, इसका ना आपको दो जगह पे एक ट्रेड ऑफ में हॉब्सन्स चॉइस होती है। ये करें तो ये लूज करेंगे, ये करें तो ये लूज करेंगे। इसमें आपको डिसीजन लेना होता है, इसे हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। अब ट्रेड ऑफ क्या है? सारा का सारा अपने पास रखोगे तो ट्रांजैक्शंस तो कर लोगे, पर यहां पैसा लूज कर दोगे, और सारा का सारा बैंक में दे दोगे या कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, तो यहां लूज आउट करोगे, ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा नहीं बचेगा। राइट? तो जब भी आपके पास पैसा आता है आपको इन चीजों का चुनाव करना पड़ता है। अब समझदार इंसान वही है जो बिल्कुल ऑप्टिमम अमाउंट घर में रखता है और ऑप्टिमम अमाउंट बाहर दे देता है, मतलब इन्वेस्ट कर देता है कहीं भी, या कहीं बैंक वगैरह में डाल देता है। राइट? समझदार वो है। पर वो ऑप्टिमम अमाउंट है क्या? कितना घर रखना है, कितना डालना है, ये है क्या? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, घर टू घर वेरी करता है। किसी घर के खर्चे ज्यादा है, किसी घर के नहीं है। खैर, माय इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको इन चीजों का चुनाव करना पड़ता है। अब ये जो आप बैंक में पैसा डाल रहे हो ना, ये जो आप पैसा डाल रहे हो, इसे हम कहते हैं, चाहे बैंक में डाल रहे हो, शेयर मार्केट में डाल रहे हो, या कहीं भी डाल रहे हो, पीएफ में डाल रहे हो, कहीं भी आप पैसा डाल रहे हो जिससे आप पैसा कमा सकते हो, और उन्हें हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज कहते हैं जब आप पैसे को कहीं डालते हो जिससे आप और पैसा कमा सको, इन्हें हम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज कहेंगे। और जब इस चीज के लिए आपने पैसा रखा है कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस करनी है, वो उससे आप क्या कर रहे हो? वो तो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज होगी। तो आपके पास जो मनी की डिमांड है ना, आपको जिस चीज के लिए पैसा चाहिए वो दो चीजों के लिए चाहिए।
कुछ पैसा आपको स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए चाहिए, कुछ पैसा आपको ट्रांजैक्शंस के लिए चाहिए। इसीलिए डिमांड फॉर मनी हमेशा दो तरीके की होगी। देयरफॉर डिमांड फॉर मनी इज फॉर टू पर्पसेस, फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस, फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, है ना? मेक सेंस? कुछ पैसा आपको चाहिए कि आप पैसे से पैसा कमा सको, यहां डाल दो, इससे और पैसा आएगा, वो हो गई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। और कुछ डे टू डे खर्चे करने हैं, वो ट्रांजैक्शंस होगी। तो आपके लिए डिमांड फॉर मनी क्या है? इन्हीं दो चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान को जो पैसा चाहिए, ऐसे हिंदुस्तान भी तो आप जैसे बहुत सारे लोगों का बना है, सबको पैसा इन्हीं दो कारणों के लिए चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान को जितनी डिमांड है मनी की, वो भी दो पर्पसेस के लिए है, ट्रांजैक्शंस के लिए, स्पेक्युलेशन के लिए। मेक सेंस? ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्लियर? आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि मनी है क्या, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लाइव चैट में लिखते जाना, मैं साथ रहूंगा आपके, मैं आंसर करता जाऊंगा। ठीक है? क्लियर? चलो अब हम अपने टॉपिक, अपने चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है? क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में ऐसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी को लेके। तो एक एक करके देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। वेल, फिएट मनी पता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2000 रुपए का नोट है। अब अगर गवर्नमेंट उस पे से गारंटी हटा ले तो वो तो कागज का टुकड़ा है, और वो कागज का टुकड़ा कितने का होगा? लेट्स सपोज 1 रुपए का है, राइट? पर क्योंकि उस पे गवर्नमेंट गारंटी ले रही है, वो अब 2000 रुपए का हो गया है। कहना है इससे कि वो जो 2000 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उससे नहीं आ रही, उसकी वैल्यू कहीं और से आ रही है, राइट? वो करेंसी या वो नोट या वो मनी जिसकी वैल्यू इंट्रिंसिक नहीं है, जिसकी वैल्यू उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उससे नहीं आ रही, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही है, उसे मैं फिएट मनी कहूंगा। फिएट मनी इज दैट मनी विच हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बाहर के फैक्टर से आ रही है, राइट? उसे मैं फिएट मनी कहूंगा। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, फिएट मनी की एक और डेफिनेशन है जो आप कर सकते, जो आप मतलब सुन सकते हो कहीं भी। वो पता क्या है? लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100 kg गोल्ड है, ठीक है? 100 kg गोल्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अपनी जो करेंसी इशू करती है उस पर लोगों का विश्वास पता कैसे लेके आती है? खुद गारंटी नहीं लेती, लोगों का विश्वास पता कहां से लेके आती है? वो कहती है जितने भी पैसा हमने प्रिंट करा हुआ है ना, दैट इज बैक्ड बाय दिस गोल्ड। मतलब 100 kg का गोल्ड जितने रुपए का होगा ना, हमने उतने ही पैसे प्रिंट करे हैं। कल को अगर आपको इस 100 रुपए में या ये जो रुपए हैं इनमें विश्वास नहीं है तो हमको ये पैसा दे देना और हमसे बदले में गोल्ड ले जाना। जितना भी पैसा मार्केट में घूम रहा है, इट इज बैक्ड बाय गोल्ड या सम कमोडिटी, उसे बैक किया हुआ है। कल को आपको उसमें विश्वास नहीं है, आप वो देके गोल्ड ले जाओ। जैसे इधर आप देख सकते हो, ये यूएस डॉलर है और ये गोल्ड है। ये गोल्ड पे बैक यूएस अगर डॉलर हैं तो ये फिएट मनी नहीं होंगे। फिएट मनी वो मनी होगा जिसको कोई बैकिंग भी नहीं चाहिए, जो बिना बैकिंग के बना हुआ है। उस पे लोगों का विश्वास इसलिए नहीं है कि ये इट इज बैक्ड बाय गोल्ड, उस पे लोगों का विश्वास है कि गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है कि इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ तो दे देंगे। मेक सेंस? तो फिएट मनी की डेफिनेशन देखो तो फिएट मनी इज गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर, बट रादर बाय द गवर्नमेंट दैट इशूड इट। ठीक है? तो फिएट मनी एक तो वो होता है जिसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, एक्सटर्नली आई है, और वो किसी और कमोडिटी पे, गोल्ड या सिल्वर पे बैक्ड भी नहीं है, राइट? उसे हम फिएट मनी कहेंगे। और मोस्ट ऑफ द करेंसीज इन द वर्ल्ड टुडे आर फिएट मनी, यानी कि दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी मटीरियल जैसे गोल्ड या सिल्वर। मोस्ट ऑफ द करेंसीज टुडे आर फिएट मनी। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इंडियन रुपी हो गया, चाइनीज रेनमिनबी हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, ऑलमोस्ट सारी वर्ल्ड की करेंसीज आर नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी। दैट इज व्हाई ऑलमोस्ट ऑल द करेंसीज इन द वर्ल्ड आर फिएट मनी। ये याद रखना, ठीक है? विश्वास लाना है। पहले गवर्नमेंट्स जो होती थी पुराने जमानों में, जितने भी राजे महाराजे होते थे, वो फिएट मनी नहीं इशू कर पाते थे, उन्हें किसी पे तो बैक करना पड़ता था, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इस पे। पर आज गवर्नमेंट्स इतनी पावरफुल हैं कि वो एक्सटर्नल विश्वास दिला सकती हैं बिना
किसी कमोडिटी के बैकिंग के। ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट्स हवा में प्रॉमिस कर रही हैं आपसे, बस आपका विश्वास है तो वो चल रहा है। मेक सेंस? ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कमोडिटी मनी का। कमोडिटी मनी क्या होती है? एक तो बैंक के नोट्स हैं, एक तो नोट्स हैं, सिक्के हैं जिन्हें आप मनी यूज करते हो। कई बार ये आप चीजों को यूज कर लेते हो एज मनी। ये आज के जमाने में नहीं होता, पर पुराने जमानों में बहुत होता था। जैसे इधर आप देख लो, एक हाथ में सिक्के पड़े हुए हैं और एक हाथ में ये जो सी से निकलते हैं कॉन्च शेल्स, ये लगे हुए हैं। अब अगर आपकी सोसाइटी इन कॉन्च शेल्स को वैल्यूएबल मानती है, इस कमोडिटी को वैल्यूएबल मानती है, तो वो इसके एक्सचेंज में आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हैं, राइट? नाउ अगर आप मनी के फॉर्म में इन कॉन्च शेल्स को यूज कर रहे हो, जेमस्टोन्स को यूज कर रहे हो, या और किसी भी कमोडिटी को यूज कर रहे हो मनी के फॉर्म में, तो आप कमोडिटी मनी यूज कर रहे हो, राइट? तो कमोडिटी मनी बैंक नोट्स या सिक्के नहीं है, चीजें हैं डिफरेंट डिफरेंट जिन्हें आप एक्सचेंज करके ले सकते हो, राइट? जैसे उसमें यूज होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, एक टाइप का स्टोन होता था लैपिस लजुली। अज्यूम ये करा जाता है कि लैपिस लजुली को एज करेंसी भी यूज किया जा सकता हो सकता है उस जमाने में। तो लैपिस लजुली जो जेमस्टोन है वो कमोडिटी मनी होगा आपका, है ना? सो कमोडिटी मनी इज द मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड। क्लियर? गोल्ड के सिक्के भी कमोडिटी मनी हो सकता है। मेक सेंस? चलो नेक्स्ट इज नियर मनी, ये इंपॉर्टेंट है, और क्वाजाई मनी। क्वाजाई का मतलब ऑलमोस्ट मनी। नाउ इन्हें नियर मनी या ऑलमोस्ट मनी क्यों कहते हैं? ये वो एसेट्स हैं, ये वो चीजें हैं जो ना पैसा तो नहीं है, पर इन्हें बड़ी जल्दी आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे आपके नाम पे एक सेविंग्स अकाउंट है, अब वो पैसा नहीं है पर आप उससे बड़ी जल्दी पैसा निकाल सकते हो, तो जो आपका सेविंग्स अकाउंट होगा वो नियर मनी होगा, क्वाज़ाई मनी होगा। ठीक है? आपकी एफडी है, अब आपकी जो एफडी है वो पैसा तो नहीं है, एफडी देके तो आप कहीं कोई चीज नहीं खरीद सकते, पर आप बैंक में जाके फटाफट वो एफडी तोड़वा सकते हो, अपने अकाउंट से पैसा निकलवा के चीजें खरीद सकते हो, तो वो नियर मनी होगा। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अभी मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। आज ही के लेक्चर में हम देख लेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, पर अभी के लिए ये मान लो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स वो पेपर, पीसेस ऑफ पेपर हैं जो खुद पैसा नहीं है, पर उन्हें आप फटाफट बेच के पैसा ले सकते हो, राइट? तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स भी आपके बन जाएंगे नियर मनी, ऑलमोस्ट मनी, जिन्हें आप फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो। तो लिक्विडिटी के टर्म्स में वो काफी लिक्विड है। क्यों? क्योंकि ना उन्हें आप फटाफट पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो काफी हद तक वो लिक्विड है। क्लियर? सो उन्हें हम नियर या क्वाज़ाई मनी कहेंगे। एक बारी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Near money, sometimes referred to as quasi-money or cash equivalents, is a financial economics term describing non-cash assets. ये जो ट्रेजरी बिल है, एफडी के पेपर है, ये नॉन कैश है, पर इन्हें आप फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। That are highly liquid and easily converted to cash, है ना? Next, does it consist of highly liquid assets which are not cash but can be easily converted to cash? अब एग्जांपल्स क्या हैं? सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। जब आप एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। फॉरेन करेंसीज, हाँ ये याद रखना, जो डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, इंडिया में डॉलर नहीं चलेंगे, पर डॉलर एक ऐसी चीज है जिसे आप फटाफट रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंडिया में डॉलर क्या होगा? नियर मनी। यूएसए में डॉलर क्या होगा? यूएसए में डॉलर मनी होगा। सिमिलरली यूएसए में रुपीज क्या होंगे? नियर मनी। पर इंडिया में तो रुपीज मनी है, राइट? तो फॉरेन करेंसीज होगी विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू रुपीज, तो इंडिया के लिए वो नियर मनी हो जाएगा। मनी मार्केट अकाउंट्स आगे देखेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। ट्रेजरी बिल्स आर नियर मनी एसेट्स। ठीक है? मेक सेंस? क्लियर? तो नियर मनी भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बहुत इजी है, प्लास्टिक मनी। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, राइट? अब उनसे भी तो आप चीजें खरीद सकते हो। प्लास्टिक का कार्ड स्वाइप करवाना और आप चीजें ले सकते हो, राइट? डेबिट कार्ड स्वाइप करवा दिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा दिया, तो मनी की तरह वो एक्ट कर रहा है, पर एक्चुअली मनी नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसे प्लास्टिक मनी कह देते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और बहुत सारे कार्ड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मास्टर कार्ड है, वीजा है, वगैरह वगैरह। क्लियर? मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल टेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने सुना भी होगा।
आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट करी थी तो उन्होंने ये टर्म यूज करा था। उन्होंने क्या कहा था? 500 और 1000 के नोट आज से लीगल टेंडर नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था? रात 10 बजे से या 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब उन्होंने ये बोला कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, तब से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। लीगल टेंडर इज अ वैलिड मनी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेट एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और आप किसी कर्जे को वापस करते हो, किस में करते हो? रुपीज में कर्जे को वापस करते हो, तो वो इंसान रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रुपीज को लीगल मान्यता मिली है। लीगल मान्यता मिली है बाय इंडियाज लॉ। इंडिया का लॉ कहता है कि आपने कोई चीज खरीदनी है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, आपने टैक्सेस पे करने हैं, आपने किसी का डेट उतारना है, आप रुपीज में उतार सकते हो। रुपीज आर लीगल टेंडर। वो जो कैश नोट्स हैं वो लीगल टेंडर हैं, क्योंकि आपका लॉ ये मान्यता देता है उसे। आपका लॉ बोलता है कि रुपीज को किसी भी ट्रांजैक्शन में रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। वो जो 500 और 1000 के नोट हैं, जैसे ही आपने उनसे लीगल टेंडर हटा लिया, अब कोई भी इंसान उन्हें रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अब उनके पास लीगल सैंक्शन नहीं है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। जितने भी अभी आप नोट्स यूज कर रहे हो वो सारे लीगल टेंडर हैं। लीगल टेंडर का मतलब उनसे आप पेमेंट्स कर सकते हो, चाहे डेट उतारना है, चाहे टैक्स देना है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, क्योंकि आपके कंट्री का लॉ बोलता है कि उसमें ही करनी है। जो डॉलर होंगे ना, डॉलर आपके देश में लीगल टेंडर नहीं है। आप डॉलर में कहीं पेमेंट भी नहीं कर सकते, इंडिया में नहीं कर सकते। सिमिलरली रुपीज, इंडिया में तो लीगल टेंडर है, यूएसए में लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि यूएसए का लॉ रुपीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता फॉर ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली इंडिया का लॉ डॉलर को रिकॉग्नाइज नहीं करता फॉर ट्रांजैक्शंस, फॉर पेमेंट ऑफ डेट। वो डॉलर को रिकॉग्नाइज करता है कि एक एसेट है जिसको आप रुपीज में कन्वर्ट करो तभी कर सकते हो कुछ भी करना है, राइट? सो लीगल टेंडर ये होता है। और भी चीजें पढ़ लेते हैं। इट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट। ईच जुरिस्डिक्शन, यानी कि हर कंट्री का लीगल जुरिस्डिक्शन लॉ डिटर्मिन्स व्हाट इज लीगल टेंडर, बट एसेंशियली इट इज एनीथिंग विच व्हेन ऑफर्ड टेंडर्ड इन पेमेंट ऑफ अ डेट एक्सटिंग्विशेस द डेट। लीगल टेंडर वो चीज होगी, एक एरिया में अगर किसी चीज को मान्यता मिली हुई है तो उस चीज को देके आप अपना डेट माफ करवा सकते हो। ये लीगल टेंडर की डेफिनेशन है। क्लियर? एक्सेप्टेबल है बाय योर कंट्रीज लॉ। ठीक है? द सेंट्रल बैंक, अच्छा ये अथॉरिटी आरबीआई के पास है। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स एज एम्पावर्ड बाय द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को यह पावर देता है कि वो लीगल टेंडर इशू कर सकती है, यानी कि बैंक नोट्स, ये जो नोट्स हैं आपकी जेब में, वो इशू कर सकती है। वो आरबीआई प्रिंट करती है और आरबीआई इशू करती है। क्लियर? चलो लीगल टेंडर समझ आ गया। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, विच इज फिड्यूशियरी मनी। अब फिड्यूशियरी मनी क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना है कई जगहों पे आपको कोई पैसा देना होता है तो वो लोग कहते हैं कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करो। कई जगहों पे आप चीजें खरीद बेच सकते हो चेक देके। चेक से पेमेंट कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो। अब जो चेक है, आप चेक खोल के देखना, उस चेक पे कहीं नहीं लिखा हुआ आरबीआई गवर्नर द्वारा कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर इतना। उस डिमांड ड्राफ्ट पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आई बाय आरबीआई गवर्नर कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर इतना। आरबीआई गवर्नर ने कुछ नहीं लिखा, ना चेक पे लिखा है ना डिमांड ड्राफ्ट पे लिखा है। तो फिर इन दोनों चीजों में विश्वास कहां से आता है? इनको देके भी तो हम चीजें खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप चेक देके खरीदते हो, बहुत सारी चीजें आप डिमांड ड्राफ्ट देके खरीदते हो। तो इनमें कहां से विश्वास आ रहा है? इनमें विश्वास आ रहा है आरबीआई की तरफ से नहीं, बैंक की तरफ से। अगर आप एसबीआई का चेक लेके जाओगे तो उस पे एसबीआई की मोहर है। एसबीआई गारंटी लेता है कि इस चेक से आप पेमेंट कर सकते हो। और एसबीआई गारंटी कैसे लेता है? जिस इंसान के पास चेक होगा, मान लो 100 रुपए का चेक है, तो वो एसबीआई में जाके वो चेक देके 100 रुपए ले सकता है, उस चेक को कैश करवा सकता है। सिमिलरली जिस इंसान पे इंडियन बैंक का डिमांड ड्राफ्ट होगा, वो उस डिमांड ड्राफ्ट को देके इंडियन बैंक में उतने पैसे ले सकता है। तो ये जो चीज है ना,
इस पे गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। जैसे फिएट मनी पे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, फिड्यूशियरी मनी वो है जिस पे और डिफरेंट एंटिटीज की बैकिंग होती है। और वो बैकिंग कैसे होती है? वो पैसे के थ्रू ही बैकिंग होती है कि इस पीस ऑफ पेपर पे आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा एक ऐसी चीज है जिस पे गवर्नमेंट की बैकिंग है। समझ रहे हो? फिड्यूशियरी मनी बस क्या है कि उस पे किसी इंस्टीट्यूशन की बैकिंग है। वो कह रहा है कि इस पीस ऑफ पेपर पे आपको एक्चुअल कैश मिल जाएगा। जो कैश क्या है? जो गवर्नमेंट की तरफ से बैक्ड है, राइट? फिड्यूशियरी मतलब विश्वास ही है, पर विश्वास किसकी तरफ से आ रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। इस चीज पे विश्वास आ रहा है बैंक की तरफ से। इट इज दैट मनी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस that it will be generally accepted as a medium of exchange। इसमें बस कॉन्फिडेंस है, दो कॉन्फिडेंस है कि इसको देके आप चीज ले सकते हो कोई, और दूसरा कॉन्फिडेंस इस पीस ऑफ पेपर को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, है ना? Unlike fiat money, it is not necessary for the government to back this asset। fiat money में तो चाहिए। Instead, the issuer of fiduciary money, ये fiduciary money है, इसे कौन इशू करता है? कोई बैंक। Promises to exchange it back for some commodity or fiat money, है ना? फिएट मनी के एक्सचेंज पे आप इसे इशू करते हो कि ये जो पीस ऑफ पेपर कोई मुझे दे देगा, कैश ले जाए, तो ये फिड्यूशियरी है। एग्जांपल क्या है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, तो ये होता है आपका फिड्यूशियरी मनी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सप्लाई साइड ऑफ मनी। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं, मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, नाउ सप्लाई साइड ऑफ मनी में कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमने करा है ना सेकंड लेक्चर में, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, राइट? तो जो आपका मनी सप्लाई है ना, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपके देश में कितनी मनी सप्लाई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ ना। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन इंडिया currency notes are issued by RBI, which is the monetary authority of the country, except 1 rupee note। आपके देश में जितने भी नोट्स हैं, बैंक नोट्स हैं, जो करेंसी नोट्स हैं, वो सारे के सारे इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है, एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, नाउ जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स जो आपके सिक्के होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ये याद रखना, जितने भी नोट्स हैं अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट आर इशूड बाय आरबीआई एंड ऑल द कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, the value of currency notes and the coins is derived from the guarantee provided by the issuing authority। every currency, ये तो आपको पता ही है, गारंटी नोट से, गारंटी से ही आती है आपके नोट की वैल्यू। आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस होता है नोट पे, इसीलिए उसकी वैल्यू है 500 रुपए, 2000 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी वैल्यू है वो आरबीआई गवर्नर के प्रॉमिस से आती है। नाउ अब हम शिफ्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इस चैप्टर का, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मेजर कैसे करता है आरबीआई? मनी सप्लाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है, ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। और ये जो पॉलिसी लेके आता है ना आरबीआई टू चेंज मनी सप्लाई, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब के टॉपिक से, अब जो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इससे धीरे धीरे आपको आरबीआई का काम पता चलेगा। धीरे धीरे यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू द आरबीआई's रोल एंड फंक्शंस। आरबीआई करता क्या है वो थोड़ा आइडिया लगेगा। ऑलराइट, सो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नाउ आपके देश में जितनी भी मनी सप्लाई है, आरबीआई के पास उसको मेजर करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, जितनी भी मनी सप्लाई आपके कंट्री में, मनी सप्लाई को हम 5 तरीकों से मेजर करते हैं। 5 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। एक तो हम कहते हैं M0। M0 में बस कुछ ही मनी सप्लाई को हम मेजर करते हैं, सारी मनी सप्लाई को मेजर नहीं करते। ठीक है, कुछ ही एरिया को मेजर करते हैं। M0 में क्या आएगा? करेंसी इन सर्कुलेशन, CU। ठीक है, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में वो M0 में होगी। देन बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके भी कुछ डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हुए हैं, राइट? तो बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई होगा, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। कई बारी गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स आरबीआई के पास होते हैं, तो आरबीआई के पास सिर्फ बैंक से डिपॉजिट्स नहीं आते, और जगहों से डिपॉजिट्स आते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के पास जितने भी डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं और जितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, उसको हम M0 कहेंगे।
इसे बहुत सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं, जितनी करेंसी प्रिंटेड है ना पूरी इकोनॉमी में, जितनी प्रिंटेड करेंसी है, जितनी प्रिंट हो चुकी है, चाहे वो सर्कुलेशन में हो, चाहे आरबीआई के पास पड़ी हो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, उसे आप कहोगे M0। ठीक है। अच्छा, M0 का एक और नाम है रिजर्व मनी। ठीक है जी। अब हम दूसरे पे आते हैं जो थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट ऑफ मनी सप्लाई है, ये थोड़ी और मनी सप्लाई की चीजों को मेजर करता है, M1। अब M1 में क्या क्या इंक्लूडेड है? करेंसी इन सर्कुलेशन तो है ही, ठीक है। देन डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, आप लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, यहां M0 में तो बैंक्स के जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स थे, पर आप सब लोग भी तो पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक्स में, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। उन सारे डिपॉजिट्स को अगर हम इंक्लूड कर लें, CU प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये वही चीज हो गई, तो उसे हम कहेंगे M1। ठीक है। जितने भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं जिनके थ्रू आप एटीएम से पैसा निकाल लेते हो, वो सारे M1 में इंक्लूडेड है। फिर M2 थोड़ा और ब्रॉड होगा। M2 में क्या होगा? M1 तो होगा ही पूरा का पूरा, प्लस बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स कर देते हैं अपनी, जिसपे इंटरेस्ट कमाते हैं। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, जितने भी पोस्ट ऑफिस बैंक्स हैं उनमें जो जो सेविंग्स हैं उनको इंक्लूड कर दो M1 में, तो आपको M2 मिलेगा। देन M3 क्या है? ध्यान रखना, M3 इज नॉट M2 प्लस ये, M3 इज M1 यही वाला, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंक्स में, उन्हें आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि उनमें से आप पैसा रेडिली ऑन डिमांड निकाल सकते हो। अगर आपने 1 लाख का सेविंग्स अकाउंट है तो एटीएम से आप कभी भी पैसा निकालवा सकते हो। ये तो होंगे डिमांड डिपॉजिट्स, जिसमें से पैसा आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो ना। कुछ डिपॉजिट्स आप बैंक में करते हो टाइम्ड, जैसे कि एफडी होगी, फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसमें आप पैसा डालते हो 1 साल के लिए, रेडिली ऑन डिमांड उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। जितनी भी आप एफडी करवाते हो 1 साल की, 2 साल की, वो एफडी में पैसा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पड़ा रहता है ना, मैच्योरिटी डेट तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। मेक सेंस? तो वो एक टाइम तक ही पड़ा रहेगा, उस टाइम से पहले आप नहीं निकाल सकते, ऑन डिमांड नहीं निकाल सकते, आपको एफडी तोड़वानी पड़ेगी, है ना, यही है। तो उन्हें हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट्स, जो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट तक आप डिपॉजिट करते हो। तो जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उन्हें कहेंगे या तो डिमांड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स। नाउ M1 में डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड थे, M3 में टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर दोगे तो M3 तो और ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, क्योंकि M3 में ना सिर्फ M1 है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स जो रह गए थे M1 में वो भी आपने ऐड कर दिए और आपको मिलता है M3। और उससे भी ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है? M4, जिसमें M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो पोस्ट ऑफिस में भी जो और डिपॉजिट्स हैं सारे ऐड कर दो M3 में तो आपको M4 मिलता है। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो आरबीआई लेके आता है, ये जो आरबीआई करता है, मेजरमेंट सारी करता है, ठीक है, ये सबसे नैरो होगा और ये सबसे ज्यादा ब्रॉड मेजर होगा। ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए। वैसे कई बार आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये जो M1 M2 है ना, इसे हम कहते हैं नैरो मनी, क्योंकि ये मनी सप्लाई का सिर्फ एक नैरो एस्पेक्ट देख रहा है। और जो आपका M3 M4 हो गया ना, इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, और ये M0 तो रिजर्व मनी है। क्लियर? एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि M0 M1 M2 M3 M4 को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के ऐसे ऑर्डर में लगाओ कि लिक्विडिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो सबसे ज्यादा तो प्रिंटेड करेंसी लिक्विड है M0, फिर M1 है, फिर M2 है। M3 थोड़ी कम लिक्विड है क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट्स है ना, एफडी का पैसा आपको एफडी मैच्योर होने के बाद ही मिलेगा, तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है। सेम इज द केस विद M4। तो जब इसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो आपको पता चलता है कि जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे लिक्विडिटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा लिक्विड ये है,
सबसे कम लिक्विड ये है। और ये बात याद रखना, इसमें डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू भी बन सकता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कई बारी ना आपके न्यूज़पेपर में या एमसीक्यू में खाली मनी सप्लाई लिखा होता है, बस मनी सप्लाई लिखा है कि मनी सप्लाई इज दिस, मनी सप्लाई हैज इंक्रीज, मनी सप्लाई हैज डिक्रीज, ये लिखा होता है। तो अगर खाली मनी सप्लाई लिखा हुआ है तो ये किस मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं? क्या ये M0 की बात कर रहे हैं, M1 की बात कर रहे हैं, M2 की, M3 की, M4 की, किस मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं? तो ध्यान रखना, अगर ये खाली वर्ड लिखा हुआ है मनी सप्लाई, तो हमेशा याद रखना M3 की बात कर रहे हैं। आरबीआई अगर खाली मनी सप्लाई लिखता है तो वो सिर्फ M3 की बात कर रहा है। अगर वो M1 की बात करना चाहता है तो वो लिखेगा M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अगर वो M4 की बात करना चाहता है तो वो लिखेगा M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्लियर? पर अगर वो खाली मनी सप्लाई लिखता है उसे हम कहते तो वो M3 की बात कर रहा है। इसीलिए M3 क्योंकि बहुत ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है ना, इसमें ना सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन है, पर इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी हैं। राइट? इट इज अ ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। दैट इज व्हाई M3 का एक और नाम है, याद रखना इसे, M3 को हम कहते हैं एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज। एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ योर कंट्री इज M3। ठीक है? तो आई होप मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आपको समझ आ गया होगा। कुछ इसमें शायद आपको डाउट हो सकता है, पर वो डाउट अभी नेक्स्ट टॉपिक से शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या होती है, अभी आते हैं इस पे। मनी क्रिएशन या आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे होश से उड़ गए थे। मुझे एकदम से ये मेरे लिए रेवलेशन सी थी कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या, मनी आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। आपको पता है आपकी टोटल इकोनॉमी में जितनी मनी सप्लाई है ना, उसका सिर्फ 1/10% प्रिंटेड है। मेरा मतलब पता है क्या है? मेरा मतलब यह है कि अगर आपकी पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 100 रुपए है ना, टोटल मनी सप्लाई आपकी 100 रुपए है, तो आपको पता है आरबीआई ने शायद सिर्फ 5 रुपए प्रिंट करे होंगे। ये जो 95 रुपीज हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है टू डाइजेस्ट, बट एकदम से इट इज काइंड ऑफ अ रेवलेशन। इट वाज अ रेवलेशन फॉर मी, आई होप इट इज फॉर यू एज वेल। अब ये कैसे हो सकता है? आरबीआई ने प्रिंट 5 रुपए करे, सिर्फ 5 रुपए प्रिंट करें, पर वो बढ़ते 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 100 रुपए बन गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दैट मींस 95 रुपीज हवा में क्रिएट हुए हैं। ज्यादातर आपकी कंट्री की मनी सप्लाई हवा में क्रिएट हुई है। अब हवा में चीज कैसे क्रिएट होती है, उसके लिए हम देखते हैं मनी क्रिएशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर आज आपको पता चलेगा, बिकॉज जब मैंने ये पहली बार सुना था तो आई वॉज ब्लोन अवे कि अच्छा जितनी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो उतनी प्रिंट नहीं करी आरबीआई ने तो ऐसी हवा में क्रिएट हो गई, ये तो अपने आप ही क्रिएट हो गई। कैसे होती है? ध्यान से सुनना। नाउ लेट्स सपोज आरबीआई प्रिंट करता है 100 रुपए। ठीक है? आरबीआई ने सिर्फ 100 रुपए प्रिंट करे हैं और ये 100 रुपए वो इकोनॉमी में फेंक देता है। ठीक है? आरबीआई 100 रुपए प्रिंट करता है और इकोनॉमी में डाल देता है। लेट्स सपोज ये जो 100 रुपए है ये ए के पास आ जाते हैं। ये जो ए है इसके पास 100 रुपए आ गए। अब ये कोई इंसान है, इसके पास 100 रुपए आ गए, तो नेचुरल सी चीज क्या है, ये क्या करेगा? ये अपने 100 रुपए बैंक में डाल देगा। तो लेट्स सपोज ए 100 रुपए बैंक में डाल देता है। अब बैंक के पास 100 रुपए आ गए, ठीक है, पर बैंक आपके 100 रुपए को संभाल के थोड़ी रखता है। बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उन्हीं डिपॉजिट्स में से तो वो आगे लोन देता है। बैंक्स के पास जितना पैसा आया डिपॉजिट्स के फॉर्म में, उस पैसे को वो आगे लोन में दे देता है। राइट? तो ये बैंक भी वैसा करेगा। आपके जो 100 रुपए इस बैंक के पास आए हुए हैं, ये बैंक मान लो 30 रुपीज अपने पास रखता है कि कल को आप वापस मांगने आ जाओ तो कुछ तो हो, कल को आप एटीएम चले जाओ तो कुछ तो निकले। तो ये 30 रुपीज तो अपने पास रखता है, पर 70 रुपीज आगे बी को लोन दे देता है। बी इस बैंक के पास चला गया लोन मांगने और इस बैंक ने 70 रुपीज लोन दे दिया। ठीक है? अब आरबीआई ने पैसे कितने प्रिंट करे थे? 100। टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी? वेल, अगर आप ए से पूछने जाओगे तेरे पास कितने पैसे हैं, वो तो बोलेगा मेरे पास 100 रुपए हैं, क्योंकि उसको क्या मतलब बैंक उसके डिपॉजिट से क्या कर रहा है। वो जब बैंक से मांगने जाएगा बैंक उसे 100 रुपए दे देगा। तो जब आप ए से पूछोगे तो वो कहेगा मेरे पास 100 रुपए हैं।
जब आप बी से पूछोगे तो बोलेगा भाई मेरे पास 70 रुपए अभी तेरे सामने तो लेके आया बैंक से लोन। तो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी आपकी इकोनॉमी में? 100 प्लस 70। पर आरबीआई ने प्रिंट कितने करे थे? सिर्फ 100 रुपए। सिमिलरली बी के पास 70 रुपीज आ गए, जिसमें से 70 के 70 रुपीज बैंक में डाल देता है। बैंक इस 70 से 30 रुपीज अपने पास रखता है, अपने पास रिजर्व रखता है, 40 रुपीज आगे लोन दे देता है। सी के पास पैसे आ जाते हैं। नो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी? इसके पास 100 रुपीज है, इसके पास 70 रुपीज है। आप सी से पूछोगे तो बोलेगा भाई अभी तेरे सामने ही तो लोन लेके आया, कैसी बातें कर रहा है, 40 रुपीज मेरे पास है। टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी अगर आप सबसे पूछोगे? 210 रुपए हैं टोटल सबके पास। पर आरबीआई ने प्रिंट कितने करे थे? 100। और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, मैंने तो यहां पे खत्म कर दिया, ये तो प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो डोंट यू थिंक आरबीआई सिर्फ इतने ही पैसे प्रिंट करता है, पर बैंक्स के थ्रू पैसा आर्टिफिशियली क्रिएट होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना? ऐसे ही पैसा क्रिएट होता जाता है। आरबीआई तो बस ये प्रिंट करता है, थोड़ी सी अमाउंट प्रिंट करता है, पर पैसा इतना बन जाता है। कैसे? थ्रू बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम। तभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर करेंसी इन सर्कुलेशन टोटल जितनी भी है और M1 में फर्क क्या है? मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन में सब कुछ नहीं आ जाएगा, इनमें फर्क कहां से आ रहा है? वेल, फर्क आ रहा है बैंक्स की वजह से। ये जो आपका M0 है, जिसे हमने रिजर्व मनी कहा था, ये वही है जो आरबीआई ने प्रिंट करा है। आरबीआई ने ये कैश प्रिंट करा हुआ है, पर M1 M2 M3 आते आते ये तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना? ये तो ब्रॉडर मेजर होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए जो आरबीआई पैसा प्रिंट करता है ना, उसे हम M0 भी कह देते हैं, हम उसे हाई पावर्ड मनी भी कह देते हैं, हम उसे मॉनेटरी बेस भी कह देते हैं कि वो पूरे मनी सप्लाई का बेस है। तो जितना पैसा आरबीआई प्रिंट करता है उसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, M0, रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस। अच्छा, जितनी टोटल मनी हो जाता है मनी मल्टीप्लायर के बाद, उसे हम कहेंगे मनी सप्लाई। ये टोटल मनी सप्लाई है आप। अच्छा, अगर मैं मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी का रेशियो ले लूं, M डिवाइडेड बाय H, अगर मैं हाई पावर्ड मनी को H कहूं तो M डिवाइडेड बाय H, इस केस में क्या है? 210 होगी मनी सप्लाई और 100 थी आपकी हाई पावर्ड मनी। क्या आई मनी की क्या आया रेशियो? 2.1। इस 2.1 को हम कहेंगे मनी मल्टीप्लायर। दैट मींस अगर आरबीआई 1 रुपया प्रिंट करेगा तो वो 2.1 रुपीज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई अपने आप। अगर आरबीआई 100 रुपए प्रिंट करेगा तो वो 210 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके। मनी मल्टीप्लायर का मतलब पैसा हवा में ही मल्टीप्लाई होता रहता है। आरबीआई का काम है इतना सा प्रिंट करना, बस। मेक सेंस? ठीक है, इसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। मेक सेंस? ठीक है, तो ये जब चीज मुझे पता चली थी तो आई वॉज ब्लोन अवे। आई होप यू आर ऑल्सो ब्लोन अवे टू। कुछ लोगों को पहले से ही पता होगी तो वो उनके लिए नॉर्मल चीज है, ऑलराइट। पर कुछ लोगों को अगर नहीं पता था तो भाई ऐसा होता है, जितना पैसा आपको इकोनॉमी में दिख रहा है एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता। पहले तो मैंने ये बोला कि मनी आता ही आपके विश्वास से है, उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जो एक्स्ट्रा मनी है वो तो और हवा में बना हुआ है। तो ये हवा की इमारत टिकी हुई है, पर बस टिकी हुई और चल रही है। इट्स ऑल फेक, माया जिसे कहते थे। खैर, उस चीज में हम नहीं जाते। आगे देखते हैं हाई पावर्ड मनी वगैरह की डेफिनेशन। ठीक है, या सो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? इट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। नाउ मॉनेटरी अथॉरिटी आपके देश की कौन सी है? आरबीआई। अच्छा, हमने ये डेफिनेशन क्यों चूज करी? हम ये भी तो कह सकते थे टोटल मनी प्रिंटेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ योर कंट्री, राइट? ये भी कह सकते थे, बट वी यूज द वर्ड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर एक नोट जो आरबीआई ने प्रिंट करके इकोनॉमी में दिया है, उस नोट पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर इतना। उसका मतलब है कि अगर आप वो नोट आरबीआई के पास लेके जाओगे तो आरबीआई इज बाउंड टू कॉम्पनसेट यू फॉर दैट। अगर आप 100 रुपए का नोट आरबीआई को देते हो और बोलते हो मेरे को इस 100 रुपए के नोट में विश्वास नहीं है, लो रखो, तो आरबीआई उस 100 रुपए की कोई चीज आपको जरूर देगा। ठीक है, यह गारंटी आरबीआई ले रहा है और इसी गारंटी पे उस 100 रुपए का विश्वास आ रहा है। तो जितने भी नोट हैं एक तरह से वो आरबीआई की लायबिलिटी है, क्योंकि सब नोट्स पे आरबीआई ने प्रॉमिस करा है। कल को सारे लोग आरबीआई के पास चले जाएं तो आरबीआई को कुछ देना पड़ेगा उसके बदले। मेक सेंस? तो जितने भी नोट हैं सब पे आरबीआई ने प्रिंट करके अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी ना, कि इसका कुछ देना पड़ेगा।
मेक सेंस? तो जितनी भी करेंसी प्रिंटेड होती है ना, प्रिंटेड, एक्चुअली प्रिंटेड, वो आरबीआई की लायबिलिटी है। इसीलिए टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। ठीक है? अच्छा, अब ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे आपको और क्लियर होगा आरबीआई का रोल। करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब करेंसी डिपॉजिट रेशियो पता है क्या होता है? पूरे देश का करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, लोगों ने जो सर्कुलेशन में रखी है, और डिपॉजिट्स में रखी है जो, ये पता है क्या? सीडीआर ये बताता है कि कितना लोग पैसा सर्कुलेशन में रख रहे हैं और कितना पैसा डिपॉजिट्स में डाल रहे हैं। अगर ज्यादा लोग डिपॉजिट्स ना रखें और पैसे को सर्कुलेशन में रखें तो ये ज्यादा होगा। अगर ज्यादा लोग सर्कुलेशन नहीं करते, ज्यादातर पैसा डिपॉजिट्स में डाल देंगे, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। तो सीडीआर एक्चुअली टेल्स यू कि कितना पैसा करेंसी की फॉर्म में घूम रहा है सर्कुलेशन में, कितना डिपॉजिट्स की फॉर्म में। अगर लोग कम डिपॉजिट करते हैं पैसा तो सीडीआर बढ़ जाएगा, अगर लोग ज्यादा पैसा डिपॉजिट करते हैं तो सीडीआर कम हो जाएगा, है ना? अब यहां जो इस एग्जाम्पल पे मान लो ए सारे के सारे 100 रुपए बैंक में ना डालता, कुछ पैसा अपने पास रखता, कुछ बैंक में डालता, तो वो जो कुछ पैसा उसने अपने पास रखा, लेट्स सपोज 50 रुपीज वो अपने पास रख रहा है, 50 रुपीज बैंक में डाल रहा है, तो वो 50 रुपीज जो उसने अपने पास रखे हैं वो अब सर्कुलेशन में है और 50 रुपीज बैंक में है। अब डोंट यू थिंक जितना कम वो पैसा बैंक में डालेगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा? पहले उसने 100 रुपए डाले तो पैसा मल्टीप्लाई होता गया, अब वो 50 रुपए डालेगा तो पैसा कम से मल्टीप्लाई होगा। तो जितना ज्यादा पैसा बैंक में डालोगे उतना मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और जितना कम पैसा आप बैंक में डालोगे और सर्कुलेशन में रखोगे उतना मनी मल्टीप्लायर कम होगा। और मनी मल्टीप्लायर कम होने से क्या होगा? मनी सप्लाई तो कम होगी, है ना? मेक सेंस? तो कहना है इससे कि सीडीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। अगर सीडीआर बढ़ता है दैट मींस लोग कम डिपॉजिट करा रहे हैं, कम डिपॉजिट करा रहे हैं तो मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज पे भी आ जाते हैं। ये तो सीडीआर हो गया, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। दूसरा है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये बैंक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखो, बैंक 1 पे टोटल डिपॉजिट्स कितने आए? 100 रुपए। इसने इस डिपॉजिट में से 30 रुपीज अपने पास रखे और 70 रुपीज आगे दे दिए। ठीक है, तो इसने 30 रुपीज के रिजर्व्स अपने पास रख लिए। अगर ये सिक्योरिटी के लिए 30 से ज्यादा रिजर्व्स रख लेता, अगर ये 50 रुपीज के रिजर्व रख लेता, तो बी को सिर्फ 50 रुपीज का लोन आता, तो मनी मल्टीप्लायर डोंट यू थिंक कम हो जाता? मनी सप्लाई डोंट यू थिंक कम हो जाती? अगर ये बैंक और ये बैंक भी डिसाइड करें कि हम ज्यादा रिजर्व्स रखेंगे, कम पैसा लोन आउट करेंगे, तो डोंट यू थिंक मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना? ऐसा ही होगा। तो कहना है, से जितने ज्यादा ये रिजर्व्स रखेंगे उतनी मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। नाउ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? बैंक कितने रिजर्व्स रख रहे हैं डिवाइडेड बाय बैंक के पास टोटल कितने डिपॉजिट्स आए हैं, है ना? तो आरडीआर क्या होगा? रिजर्व्स और बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने आ रहे हैं। जितने ज्यादा बैंक रिजर्व्स रखेगा उतना ही आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी कम होगी, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी। तो कहना है ऑल्सो से कि आरडीआर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या रिलेटेड टू मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लायर, राइट? तो सीडीआर और आरडीआर पे डिपेंड करता है आपके देश में मनी मल्टीप्लायर क्या होगा और मनी सप्लाई क्या होगी। आरबीआई ने जितने पैसे प्रिंट करने थे वो तो प्रिंट करके रख दिए, पर अब मनी मल्टीप्लायर या मनी सप्लाई कितना होगा वो डिपेंड करता है इन चीजों पे। दिवाली के समय लोग पैसा कैश में ज्यादा रखेंगे, बैंक अकाउंट में कम रखेंगे, ठीक है? तो उस समय दिवाली के टाइम पे फेस्टिव सीजन में लोग शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं, शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं तो करेंसी इन सर्कुलेशन ज्यादा है, डिपॉजिट्स कम है, तो उस टाइम पे मनी मल्टीप्लायर कम होने के चांसेस है, राइट? ये एक बड़ा वेग सा एग्जांपल है, पर नॉनदलेस है तो सही, है ना? तो जितने ज्यादा डिपॉजिट्स करोगे, जितने बैंक्स कम रिजर्व्स रखेंगे, जितना ये सीडीआर और आरडीआर की वैल्यू होगी, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उसी पे डिपेंड करेगी। और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पे डिपेंड करता है बट नेचुरली मनी सप्लाई।
क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो अब आपको और क्लियरली समझ आएगा कि आरबीआई मनी सप्लाई चेंज कैसे करता है। आरबीआई के पास ना कुछ ऐसे हथकंडे हैं जिनसे आरबीआई ये चेंज करता है। आरबीआई के पास कुछ ऐसे हथकंडे हैं जिससे वो सीडीआर चेंज कर सकता है। आरबीआई के पास कुछ ऐसे हथकंडे हैं जिससे वो आरडीआर चेंज कर सकता है। तो आरबीआई को अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई को मनी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं की वैल्यू चेंज करके इन्फ्लुएंस करके मनी सप्लाई बढ़ा सकता है, इन्हीं की वैल्यू इन्फ्लुएंस करके मनी सप्लाई कम कर सकता है। क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल तो है ना बैंक्स पे, तो वो इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो इन चीजों को इन्फ्लुएंस करके ही मनी सप्लाई बढ़ाता या कम करता है। ऐसा नहीं करता कि वो मनी प्रिंट करी जा रहा है बार बार मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है, कर सकता है पर जरूरी नहीं है। इन दोनों चीजों को ही चेंज करके इन्फ्लुएंस करके आरबीआई मनी सप्लाई ऊपर नीचे कर सकता है ना। इन दोनों चीजों को चेंज कैसे करता है आरबीआई, उसके लिए हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। आपके लिए क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आरबीआई मनी की क्वांटिटी चेंज करता है, राइट? इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई ये इनकी वैल्यूज चेंज करता है, सीडीआर और आरडीआर की। और हम ये देख चुके हैं कि सीडीआर और आरडीआर की वैल्यू चेंज होते ही मनी मल्टीप्लायर चेंज होता है, और मनी मल्टीप्लायर चेंज होता है तो मनी सप्लाई चेंज होती है। तो आरबीआई को इसीलिए डायरेक्टर बनाया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकता है थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब हम ये देखते हैं कि आरबीआई के पास वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो मनी सप्लाई को बढ़ा या कम कर सकता है। ऑलराइट, नाउ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपको ना समझ आए। तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उससे आप इसकी डेफिनेशंस, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे उनकी डेफिनेशन समझ पाओगे। नाउ आपको क्या लगता है कि एक जो बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये करते क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज है, ये डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं ये, ठीक है, और आगे उन्हीं डिपॉजिट से लोन दे देते हैं। डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं और उन्हीं डिपॉजिट से आगे लोन दे देते हैं। नाउ ये जो इनके पास डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के पास, ये बैंक का पैसा तो नहीं है, बैंक ने कभी ना कभी इस पैसे को लौटाना है। आपने जो बैंक को पैसा दिया हुआ है, बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी ना कभी निर्धारित समय पे उसने आपको वो पैसा लौटाना है, राइट? इसीलिए जितना भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं ना, उसे हम बैंक की लायबिलिटी कहते हैं, राइट? और जैसा कि हमने देखा है कि डिपॉजिट्स दो तरीके के हो सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। वैसे ही लायबिलिटी भी तो दो तरीके की हो सकती है, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, ठीक है? और जितना भी पैसा बैंक्स आगे लोन देते हैं ना, उन्हें हम बैंक के एसेट्स कहते हैं, क्योंकि उन जो बैंक्स लोन देते हैं उस पे वो इंटरेस्ट भी तो कमाते हैं, कुछ कमाते हैं। तो इसीलिए बैंक्स ने जितने आगे लोन दिए हुए हैं उन्हें हम एसेट कहेंगे, और बैंक के पास जो पैसा आया हुआ है डिपॉजिट्स के फॉर्म में उन्हें हम लायबिलिटी कहेंगे। और लायबिलिटी या डिपॉजिट्स दो तरीके की हैं, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी। मेक सेंस? ठीक है, बस ये चीज पता चल गई। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को, कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे इंफ्लुएंस करता है। नाउ सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के पास है वो है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स के पास जितना पैसा आएगा उसका कुछ परसेंटेज पैसा बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है। मान लो एक बैंक के पास आते हैं डिपॉजिट्स के फॉर्म में 100 रुपए, तो आरबीआई ने यह मैंडेटरी रखा हुआ है कि आपको उसका कुछ परसेंट, मान लो 5%, आपने मेरे पास रखना है। तो 100 रुपए का 5% क्या हुआ? 5 रुपीज। तो अगर एक बैंक के पास 100 रुपए आएंगे तो उसमें से 5 रुपए निकाल के उसने आरबीआई के पास रखने हैं, और उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है? अगर आरबीआई बोलता है कि कैश रिजर्व रेशियो 4% है, तो बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका 4% उन्हें आरबीआई के पास रखना है। क्लियर? नाउ टेल मी दिस, जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो होगा उतने ही ज्यादा बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे टू लोन आउट मनी। मेक सेंस? और जितना कम पैसा बचेगा बैंक्स के पास टू लोन आउट मनी, डोंट यू थिंक आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी उतनी कम हो जाएगी?
है ना। मान लो आरबीआई कह देता है कि आज से कैश रिजर्व रेशियो 4% नहीं 10% है, तो अब बैंक्स के पास 90 रुपए ही रह जाएंगे टू लोन आउट, तो आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। अगर 96 रुपीज होते तो ज्यादा होता, अगर अब 90 रुपीज हैं तो अब कम होगा, विच मीन्स कि जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो होगा उतनी ज्यादा मनी मल्टीप्लायर कम होगा, और जितना कम मनी मल्टीप्लायर होगा उतनी कम मनी सप्लाई होगी। तो कहना इसे आरबीआई मनी सप्लाई को चेंज कर सकता है कैश रिजर्व रेशियो से। अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है तो वो कैश रिजर्व रेशियो कम कर देगा, अब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है टू लोन आउट। और अगर आरबीआई मनी सप्लाई कम करना चाहता है तो वो कैश रिजर्व बढ़ा देगा। बनती है बात? ठीक है, मेक सेंस? तो एक तरीका हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया कैश रिजर्व रेशियो, जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके पे आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। दैट शेयर ऑफ एनडीटीएल। अब एनडीटीएल का मतलब क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, और अभी हम कर चुके हैं लाइबिलिटीज क्या होती हैं? डिपॉजिट्स। तो टोटल नेट डिमांड प्लस टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है एनडीटीएल। दैट शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड, उसको हम एसएलआर कहते हैं। देखो, बैंकिंग ना बहुत ज्यादा रिस्की एक्टिविटी है। रिस्की कैसे है? कल को मान लो एक बैंक ने लोगों से डिपॉजिट ले लिए और ऐसे लोगों को लोन दे दिए सारे जो बड़े रिस्की थे, जिनके चांसेस थे कि वो कल को पैसा ना लौटाएं। अगर वो सारे लोन्स जो दिए हैं सारे एनपीए हो जाते हैं, तो बैंक कैसे पैसा चुकाएगा डिपॉजिटर्स को? कैसे अपनी लाइबिलिटीज पूरी करेगा? नहीं कर पाएगा ना बैंक, क्योंकि बैंकिंग एक्टिविटी ही रिस्की है। तो बैंक्स का रिस्क कम करने के लिए आरबीआई पता है क्या कहता है? आरबीआई कहता है देखो, जितने आपके पास पैसे आ रहे हैं, जितनी आपके पास नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आ रही हैं, उसका कुछ शेयर आप डालोगे सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में, ताकि कल को अगर आपके बाकी एसेट्स एनपीए भी हो जाएं तो आपके पास कुछ पैसा तो सेफ एरियाज में पड़ा हुआ है, वहां से निकाल के आप अपने डिपॉजिटर्स को पैसा दे सकते हो। राइट? तो एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? कल को आरबीआई कह देता है कि आज से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 20% है। इसका मतलब बैंक्स के पास जितना पैसा आ रहा है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, उसका 20% उन्हें डालना पड़ेगा सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में, ताकि कल को कोई नुकसान हो जाए तो इन्हीं सेफ एंड लिक्विड एसेट्स से वो अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिस्क कम करने के लिए आप एसएलआर लाते हो, पर एसएलआर से मनी सप्लाई भी चेंज होती है। हां, मैं अभी आऊंगा इस चीज पे, सेफ एंड लिक्विड एसेट्स क्या होंगे, पर डोंट यू थिंक एसएलआर से मनी सप्लाई चेंज होगी? अगर आरबीआई कल को ये 20% से कह देता है 25% एसएलआर है, तो अब बैंक्स के पास कम पैसा है टू लोन आउट, और अगर बैंक्स के पास कम पैसा है टू लोन आउट तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगी। तो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है तो वो एसएलआर बढ़ा देगा, और अगर उसे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो एसएलआर कम कर देगा। राइट? मेक सेंस? है ना? बनती है बात? नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सेफ एंड लिक्विड एसेट्स हैं क्या? एग्जांपल्स तो लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड। ये क्या है? देखो, कैश, गोल्ड तो आपको पता है, गोल्ड सेफ है और गोल्ड जल्दी बिक भी जाता है, तो वो लिक्विड भी है। कैश तो है ही लिक्विड और सेफ भी है। तो जितना पैसा बैंक के पास आ रहा है, अगर वो उसमें से 20%, एसएलआर मैंडेटरी है, उसमें से 20% कैश और गोल्ड में डाल देता है तो ठीक है, मतलब उसने अपनी एसएलआर रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और वो सेफ एसेट भी है, लिक्विड भी है। पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं, और इन्हें हम सेफ क्यों कहते हैं, इन्हें हम लिक्विड क्यों कहते हैं, और क्यों एसएलआर के थ्रू आरबीआई मैंडेटरी करता है कि कुछ पैसा आपने इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है? ठीक है, वो अलग डिबेट है कि एसएलआर बढ़ाया तो मनी सप्लाई कम, एसएलआर कम करा तो मनी सप्लाई ज्यादा, वो अलग चीज है। पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं क्या, वो देख लो एक बारी, क्योंकि ये बार बार आएगा। चलो फिर, अब आपको पता है गवर्नमेंट को कई बारी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट पैसे की जरूरत को कैसे पूरा करती है? गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। कभी भी गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाए तो गवर्नमेंट बोरो करती है। पर गवर्नमेंट बोरो किस तरह करती है? बोरो करने का तरीका क्या है गवर्नमेंट का?
वेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। मान लो गवर्नमेंट ना पैसा बोरो करना चाहती है, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट पैसा बोरो करना चाहती है और गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है 100 रुपए पैसा बोरो करने की। अब गवर्नमेंट इस इंसान के पास जाएगी और बोले, कोई भी रैंडम इंसान है उसके पास जाएगी, बोलेगी मुझे 100 रुपए दे दो, राइट। अब ये इंसान गवर्नमेंट को 100 रुपए दे देगा। अच्छा, गवर्नमेंट साथ में प्रॉमिस क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि आज आप मुझे 100 रुपए दे दो, मैच्योरिटी पे मैं आपको 107 रुपए वापस कर दूंगा। और गवर्नमेंट कह रही है कि आप मुझे 100 रुपए आज दे दो 1 साल के लिए, 1 साल बाद मैं आपको 107 रुपए वापस कर दूंगा। नाउ ये इंसान किस लिए गवर्नमेंट को पैसा देगा? वेल, बड़ा सिंपल सा रीजन है। ये इंसान गवर्नमेंट को इसलिए पैसा देगा क्योंकि इस पे इसे 7 रुपीज का फायदा हो रहा है। मेक सेंस? ठीक है। पर ये इंसान ना गवर्नमेंट को एक और चीज कहता है। गवर्नमेंट को ये इंसान कहता है कि मैं आपको 100 रुपए दे दूं, कल को मैं आपसे 107 रुपए वापस मांगने आऊं तो आप कहोगे क्या प्रूफ है कि आपने मुझे 100 रुपए दिए थे? तो ये इंसान कहता है मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि कल को आप मुकरो ना, मुझे प्रूफ चाहिए कि मैंने आपको 100 रुपए दिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक कागज प्रिंट कर लेती है, उस कागज पे लिखती है कि ये है इस कागज की फेस वैल्यू, यानी कि मैं जिसको ये कागज दूंगा ये प्रूफ है कि उस इंसान ने मुझे 100 रुपए दिए। इसी कागज पे गवर्नमेंट लिखेगी टाइम पीरियड, इसी कागज पे गवर्नमेंट लिखेगी यील्ड, यानी कि अगर आपने आज मुझे 100 रुपए दिए तो 1 साल बाद मैं आपको 107 रुपए वापस कर दूंगा। ये रहा पीस ऑफ पेपर, इस पे गवर्नमेंट की गारंटी, गवर्नमेंट के साइन, और ये पीस ऑफ पेपर आप ले जाओ। कल को 1 साल बाद जब आप 107 रुपए वापस मांगने आओगे तब आपको मुझे बस ये पीस ऑफ पेपर दिखाने हैं, आपको मैं 107 रुपए दे दूंगा। राइट? मेक सेंस? तो गवर्नमेंट इस तरीके से करती है। अब ये जो पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर पे गवर्नमेंट ना आपको गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है गवर्नमेंट, राइट? इसीलिए इस पीस ऑफ पेपर को हम कह देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड कह देते हैं। यह पीस ऑफ पेपर बॉन्ड है, यह प्रूफ है। और एक और चीज, गवर्नमेंट को जब आप पैसा देते हो ना तो गवर्नमेंट सबसे सेफ जगह है पैसा देने को। मतलब अगर आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो तो गवर्नमेंट विल नेवर डिफॉल्ट। आप किसी और को लोन दोगे तो शायद उससे पैसा वापस आए, शायद ना आए, कोई गारंटी नहीं है। पर गवर्नमेंट की 100% गारंटी है, अगर आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली पे यू बैक। गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स, कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म ही हो जाएगा ना तो भी गवर्नमेंट प्रिंट करके आपको पैसा वापस कर देगी, पर आपको पैसा जरूर वापस करेगी। तो अगर आपके पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ये सेफ है, ये सेफ एसेट है। किसी और को लोन दोगे तो वो सेफ नहीं है, पर गवर्नमेंट को दे रहे हो, सेफ है। 1 साल बाद आपको 7 रुपीज की यील्ड के साथ 107 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस पर्टिकुलर एसेट, अगर इसे मैं इस पीस ऑफ पेपर को एसेट कंसिडर करूं तो इट इज वेरी सेफ। अब एसएलआर में लिखा हुआ था, एसएलआर में लिखा हुआ था कि बैंक्स को कुछ पैसा, एनडीटीएल का कुछ पैसा सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में डालना है। और वो सेफ एंड लिक्विड एसेट्स क्या होंगे? कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलो ये तो समझ आ जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ है, पर ये लिक्विड कैसे हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दिए और कल को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो मेरा पैसा तो 1 साल के लिए इधर फंसा हुआ है, तो ये लिक्विड कैसे हुआ? है ना? मैं सेफ तो है, 1 साल बाद तो आएगा, पर 1 साल बाद आएगा, मुझे 6 महीने में पैसा चाहिए। अब मैं पैसे को क्या करूं? अब मैं पैसे लाऊं कहां से? तो ये लिक्विड कैसे है? ये बहुत लिक्विड है, बहुत ज्यादा लिक्विड है। कैसे लिक्विड है? मान लो आपने गवर्नमेंट को 100 रुपए दिए और 1 साल बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको 107 रुपए आ जाएंगे, पर 6 महीने बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आपके पास ये पीस ऑफ पेपर है। अब आप क्या करोगे? आप एक दूसरा इंसान ढूंढोगे और उस इंसान को बोलोगे कि भाई साहब मुझे तो अभी पैसा चाहिए, क्या मैं आपको ये बेच सकता हूं? आप मुझसे ये पीस ऑफ पेपर ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो। ये इंसान कहेगा भाई इसका मुझे क्या फायदा, इस पीस ऑफ पेपर का मुझे क्या फायदा? फिर ये इंसान इसको बोलेगा कि सर ये इस पीस ऑफ पेपर का बहुत फायदा है। 6 महीने बाद ही आप ये पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट के पास लेके जाओगे ना तो गवर्नमेंट आपको 107 रुपए देगी।
तो आपको तो इस पीस ऑफ पेपर का फायदा है, ठीक है। तो आप मुझे ये पीस ऑफ पेपर मुझसे खरीद लो, ठीक है। ये इंसान कहेगा हाँ ठीक है। अब ये इंसान बोलेगा भाई कितने में खरीदूं तुझसे, कितने पैसे लेगा? ये बोलेगा कि सर आज ना आप मुझे 103 रुपये दे दो, 103 रुपीज का मुझसे खरीद लो, ठीक है। 103 रुपीज का आज आप मुझसे खरीद लोगे, 6 महीने ही रह गए हैं बस। 6 महीने बाद आपने जो 103 रुपए लगाए थे उसका आपको 4 रुपए का फायदा होगा, 107 रुपए वापस मिल जाएंगे, राइट। तो ये इंसान कहेगा हाँ बिल्कुल सही है। और ये इंसान ऊपर से बोलेगा कि सर गारंटीड वापस आएंगे क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नेवर डिफॉल्ट्स। तो आपको 4 रुपीज का फायदा भी हो रहा है और साथ ही साथ आप 4 रुपीज का फायदा भी हो रहा है और साथ ही साथ आपके सेफ पैसा लग भी गया 6 महीने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी होती है ना वो रेडिली मार्केट में बिकती हैं, बहुत इजीली मार्केट में बिकती हैं क्योंकि सेफ है, इसीलिए मार्केट में बड़ी जल्दी बिकती हैं। तो कल को इस इंसान को 6 महीने बाद पैसे की जरूरत है, ये किसी थर्ड पर्सन को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच सकता है, किसी भी प्राइस पे बेच सकता है, ठीक है। जैसे यहां देखो, ये इंसान इसको बॉन्ड देगा, बदले में 103 रुपए ले लेगा। इस इंसान को क्या फायदा है? इस इंसान को सिंपल ये फायदा है कि आज 103 दे रहा हूं, 6 महीने बाद 107 रुपए मिल जाएंगे, राइट। तो ये जो पीसेस ऑफ पेपर होते हैं बड़ी रेडिली बिक जाते हैं, बहुत रेडिली बिकते हैं, इसीलिए ये पीसेस ऑफ पेपर सेफ के साथ साथ लिक्विड भी हैं, इजीली आप इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और तभी अब याद करो, मैंने आपको बोला था नियर और क्वाजाई मनी में कि ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज नियर मनी, क्योंकि बड़ी जल्दी आप उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ट्रेजरी बिल्स पता है क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। अगर 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना रहा हूं तो वो ट्रेजरी बिल्स है, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं। तो ट्रेजरी बिल्स और ये सेफ भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट है, ये लिक्विड भी हैं क्योंकि इजीली बिक जाते हैं, नियर मनी है ये, है ना। तो अब अगर मैं बैंक्स को बोलूं कि आपने कुछ परसेंटेज पैसा सेफ और लिक्विड एसेट्स में लगाना है, तो उन सेफ और लिक्विड एसेट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाएंगी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फायदा क्या है? उस पे आप यील्ड भी तो कमाते हो, इंटरेस्ट भी तो कमाते हो। मेक सेंस, ठीक है। तो बैंक्स को आरबीआई मैंडेटरी कह देता है कि 20%, मान लो एसएलआर 20% चल रहा है, तो 20% पैसा आपने सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में लगाना है। कल को अगर आरबीआई ये एसएलआर की वैल्यू बढ़ा देता है तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और कल को अगर एसएलआर की वैल्यू कम कर देता है तो बैंक्स वुड हैव मोर मनी टू गिव लोन्स टू पीपल, व्हिच वुड इंक्रीज मनी मल्टीप्लायर, व्हिच वुड इवेंचुअली इंक्रीज मनी सप्लाई। एंड थ्रू सीआरआर एंड एसएलआर आरबीआई इन्फ्लुएंसेस मनी सप्लाई। बनती है बात? मेक सेंस, ठीक है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स तो हमें समझ आ गए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा कम सकती है। पर अभी इंस्ट्रूमेंट्स खत्म नहीं हुए हैं, और भी हैं, वो देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस पता क्या है? कल को आरबीआई को लगता है कि मुझे यार मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी है और मैं सीआरआर एसएलआर से नहीं बढ़ाना चाहता, मैं दूसरे तरीके से बढ़ाना चाहता हूं, तो आरबीआई के पास पता है क्या ऑप्शन है? आरबीआई मार्केट में जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा। क्योंकि ये जो इंसान था इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी थी ना 100 रुपए में इसने, राइट। तो अब आरबीआई मार्केट में जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा। अब मार्केट से जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो बदले में मार्केट को पैसे देगा। आरबीआई मार्केट में पैसे पंप कर रहा है बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। तो आरबीआई को अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इट विल स्टार्ट टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करी, पैसा दिया, इकोनॉमी में पैसा दिया, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। सिमिलरली कल को अगर आरबीआई मनी सप्लाई कम करना चाहता है तो आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल करेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। कैसे? आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, मार्केट में जाएगा, बेच देगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा तो मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो RBI sucks liquidity out of the market by selling government securities, whereas RBI injects liquidity into the market by buying government securities. और इसका एक एग्जांपल बताऊं, अभी RBI इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है, उसका सिंपल कारण है इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है और RBI मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। तो RBI ने क्या करा है,
आरबीआई ने, आपने सुना होगा अगर करंट अफेयर्स का लेक्चर लगाया, जीसैप प्रोग्राम निकाला है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। उसमें आरबीआई पता क्या कर रहा है, मार्केट से 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है। तो आरबीआई मार्केट में 1 लाख करोड़ पंप कर रहा है। 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, 1 लाख करोड़ देगा मार्केट को, मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। तो थ्रू जीसैप प्रोग्राम आरबीआई इज इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर उल्टा करता तो वो मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करता। नाउ दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बूस्ट और रिस्ट्रिक्ट मनी सप्लाई इज नथिंग बट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, मेक सेंस? तो ओपन मार्केट से ऑपरेशंस के थ्रू भी आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा या कम सकता है। बनती है बात? ठीक है, तो चलो ये भी इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं विच इज कॉल्ड बैंक रेट। ये ध्यान से सुनना, बैंक रेट क्या है? नाउ लेट्स सपोज क्या, सिंपल मैं पहले बता देता हूं। बैंक रेट पता क्या है? कल को कोई कमर्शियल बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इंडियन बैंक, पीएनबी, कल को कभी किसी बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो जाए ना, तो आरबीआई ने इनके लिए एक फैसिलिटी खोली हुई है। आरबीआई कहता है किसी भी बैंक को कि कल को आपको अगर पैसे की शॉर्टेज हो जाए ना, तो आप मुझसे बोरो कर सकते हो पैसा, मुझसे बोरो कर लो पैसा। ठीक है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे आप मुझसे बोरो कर सकते हो पैसा, उसे मैं कहूंगा बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो चीज है जिसके थ्रू आरबीआई पैसा लेंड करता है। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करता है जब भी उन्हें पैसे की शॉर्टेज हो जाए, राइट? अब बैंक रेट चेंज करने से मनी सप्लाई कैसे चेंज होती है, वो ध्यान से सुनना। आरबीआई बैंक रेट ऊपर नीचे करके मनी सप्लाई ऊपर नीचे कर सकता है। कैसे करेगा? ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज अभी बैंक रेट चल रहा है 7% का। कल को आरबीआई डिसाइड करता है कि मैं बैंक रेट बढ़ा देता हूं, 9% कर देता हूं। दैट मीन्स कल को अगर किसी भी बैंक को शॉर्टेज हो जाए पैसे की, तो आरबीआई उसे लोन देगा 9% पे। पहले 7% पे दे रहा था, अब 9% पे देगा। दैट मीन्स बैंक्स के लिए अब लोन्स महंगे हो जाएंगे, बैंक्स के लिए कॉस्टली हो जाएगा आरबीआई से पैसा बोरो करना, राइट? तो जब भी आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा ना, आरबीआई बैंक्स को सिग्नल दे रहा है कि मैं बोरोइंग कॉस्टली कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो कभी भी तुम्हें पैसे की शॉर्टेज होगी, महंगे में तुम्हें मुझसे पैसा लेना पड़ेगा, है ना? तो अब बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स कोशिश करेंगे कि उन्हें पैसे की कभी शॉर्टेज ही ना हो, तो बैंक्स अपने रिजर्व्स बढ़ा देंगे। याद है ना रिजर्व्स? रिजर्व्स क्या होते हैं? बैंक्स के पास जितना पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में आता है, उसमें से कुछ पैसा वो साइड पे रखता है और कुछ पैसे के लोन देता है। वो कुछ पैसा साइड पे क्यों रखता है? कि कल को शॉर्टेज हो गई, कल को ज्यादा डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस मांगने आ गए, तो मैं इससे पूरा कर दूंगा। रिस्क कवर कर रहा है, राइट? अब आरबीआई ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे की शॉर्टेज हो गई तो महंगे में लोन मिलेगा, इसीलिए अपने रिजर्व्स बढ़ा दो। और अगर बैंक्स अपने रिजर्व्स बढ़ा देंगे तो रिमेंबर आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जब बैंक्स अपने रिजर्व्स बढ़ा देते हैं और कम पैसा लोन आउट करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है, और मनी मल्टीप्लायर कम होता है तो मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो कल को अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है तो बैंक्स रिजर्व ज्यादा रखेंगे और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सिमिलरली कल को आरबीआई कहता है कि मैं अब बैंक रेट कम कर रहा हूं टू 5%। अब बैंक्स के पास क्या सिग्नल चला जाएगा? अब बैंक्स के पास ये सिग्नल जाएगा, देखो कल को अगर पैसे की शॉर्टेज भी होगी ना, तो भी बहुत सस्ते में आरबीआई से लोन मिल जाएगा, तो ज्यादा रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है, 2 लोन। तो उस केस में बैंक्स अपने रिजर्व्स कम कर देंगे, और वो हमने देखा है बैंक्स जब रिजर्व्स कम करते हैं और पैसा लोन आउट ज्यादा करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है, आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी बढ़ती है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो कहना इसे कि कभी भी अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है तो वो बैंक रेट कम कर देगा, और कभी आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई कम करने की जरूरत है तो वो बैंक रेट बढ़ा देगा। बनती है बात, राइट? बस यही है। तो अभी तक हमने 4 इंस्ट्रूमेंट कर लिए। सीआरआर के थ्रू हो सकता है, एसएलआर के थ्रू हो सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू मनी सप्लाई चेंज बढ़ाई या कम जा सकती है, और बैंक रेट के थ्रू कराया जा सकता है। क्लियर? अब हम एक ऐसी चीज पे आ जाते हैं जो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मनी सप्लाई बढ़ाने या कम करने के लिए यूज करती है
रेपो रेट को, राइट? रेपो रेट सुना होगा, पॉलिसी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब हम उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं। रेपो रेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कम ज्यादा करता है। तो ये रेपो रेट है क्या? पहली बात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मिला के हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है? नाउ ध्यान से सुनना, मान लो एक बैंक है, ठीक है, उसे ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। 2 दिन की शॉर्टेज होगी, 3 दिन की शॉर्टेज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी महीने की 28 तारीख को या 29 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। अब आईसीआईसीआई बैंक को पता है कि नेक्स्ट महीने की जैसे ही 1 तारीख आएगी, लोगों की ना सैलरीज बैंक में क्रेडिट हो जाएंगी, सैलरीज आ जाएंगी, तब मेरे पास पैसा आ जाएगा। पर ये 2-3 दिनों के लिए मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है। तो जब बहुत थोड़े टाइम के लिए पैसे की शॉर्टेज होती है ना, तो आरबीआई ने बैंक्स को एक फैसिलिटी दी हुई है। आरबीआई ने कहा है कि अगर आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए मुझसे पैसा चाहिए तो आप मुझसे पैसा बोरो कर लो, ठीक है? जिस इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा मुझसे बोरो करोगे उसे मैं कहूंगा रेपो रेट, ठीक है? तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आप मुझसे बोरो करते हो, आईसीआईसीआई बैंक शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बोरो करता है शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से, उसे हम कहेंगे रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट और बैंक रेट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना, रेपो रेट और बैंक रेट में पता क्या फर्क है? बैंक रेट पे आप जब पैसा लेते हो ना आरबीआई से, तो आपको कोई कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है। कोलैटरल समझते हो? जब आप किसी साहूकार से, किसी से पैसा बोरो करते हो तो कुछ गिरवी रखना होता है, राइट? तो अगर बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो कर रहे हैं तो उन्हें कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है। पर अगर बैंक्स रेपो रेट पे आरबीआई से बोरो कर रहे हैं तो उन्हें कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा। और आरबीआई कहता है कि आप मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल रख दो, आप मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल रख दो। जब आप पैसा चुका दोगे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले जाना मुझसे, राइट? तो बैंक रेट में कुछ कोलैटरल नहीं रखना पड़ता, रेपो रेट में कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है। और क्योंकि आप कोलैटरल रख रहे हो, सिक्योरिटी रख रहे हो आरबीआई के पास, इसलिए आरबीआई कहता है कि मैं आपको सस्ते में लोन दे दूंगा, कम इंटरेस्ट रेट पे दे दूंगा। दैट इज वाई रेपो रेट इज लेस देन बैंक रेट, ठीक है? रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होगा क्योंकि उसमें तो आप सिक्योरिटी भी दे रहे हो, कोलैटरल भी रख रहे हो, ठीक है? तो ये फर्क होता है रेपो और बैंक रेट में। प्लस रेपो रेट बहुत शॉर्ट टर्म की लेंडिंग होती है, शॉर्ट टर्म का ऑपरेशन है, क्लियर? अच्छा, अगर रेपो रेट ये है तो रिवर्स रेपो रेट इसके बिल्कुल उल्टा है। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? कई बार बैंक्स के पास ना बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, एकदम से बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट्स कर दिए, बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब उस पैसे पे बैंक को इंटरेस्ट भी देना है डिपॉजिटर्स को, पर बैंक अगर उस पैसे को आगे लेंड नहीं कर पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा, तो इंटरेस्ट कमा नहीं पाएगा, है ना? बैंक के पास पैसा पड़ा रहेगा, उस पैसे पे वो इंटरेस्ट भी दिए जा रहा है। अगर उस पैसे को कहीं लोन आउट कर देता तो इंटरेस्ट कमा भी लेता। पर मान लो एकदम से बैंक्स के पास ना थोड़े टाइम के लिए बहुत ज्यादा पैसा आ गया, इतना ज्यादा आ गया कि उसको पता नहीं इतना ज्यादा कहां लोन आउट करूं, राइट? पैसा ज्यादा आ गया, लोन आउट करने की ऑप्शंस कम है। तो उस केस में आरबीआई बैंक्स को पता है क्या फैसिलिटी देता है? कि आप इस थोड़े टाइम के लिए मुझे लोन दे दो और इंटरेस्ट कमा लो, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ, राइट? तो रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, और वो कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा? रिवर्स रेपो रेट। मेक सेंस? ठीक है, तो ये होता है रेपो रेट, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। ना रेपो रेट से आप समझते हो मनी सप्लाई कैसे चेंज की जा सकती है? जो लॉजिक हमने बैंक रेट में लगाया था वही होगा। कल को आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देता है तो वो बैंक्स को सिग्नल दे रहा है कि भाई कल को अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, पर अगर पैसे की शॉर्टेज हो गई तो मुझसे महंगे में पैसा मिलेगा, और अगर महंगे में पैसा मिलेगा तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, तो तुम आज ही रिजर्व ज्यादा रख लो ताकि शॉर्टेज आए ही ना। तो बैंक्स रिजर्व ज्यादा रखेंगे, रिजर्व ज्यादा रखेंगे, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी। सिमिलरली अगर कल को आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है तो वो रेपो रेट कम कर देगा। जैसे ही वो रेपो रेट कम कर देगा तो अब बैंक्स को है कि यार अब पैसे की शॉर्टेज भी होगी ना, सस्ते में आरबीआई से मिल जाएगा, तो बैंक्स रिजर्व कम रखेंगे, रिस्क ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा देंगे। ज्यादा लोन देंगे, मनी आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी होगी, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। अब समझ आया? आरबीआई जब भी रेपो रेट कम या ज्यादा करता है, कई बार सेम रखता है, बढ़ा देता है, कम कर देता है,
क्यों करता है आरबीआई? आरबीआई इसलिए करता है कि उससे आरबीआई इकोनॉमी मनी सप्लाई को चेंज कर सके। अब समझ आया? हमने ये इन्फ्लेशन में करा हुआ है कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाती है। तो आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उससे रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कल को आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट कम कर देगा तो अब आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी ज्यादा होगी, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, ग्रोथ बूस्ट होगी, है ना? तो ये रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। पॉलिसी रेट जिसके थ्रू आरबीआई या एमपीसी मनी सप्लाई ऊपर नीचे करते हैं। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में फर्क जनरली सेम ही रहता है। रेपो रेट ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होता है। तो लेट्स सपोज अगर रेपो रेट 5% है तो रिवर्स रेपो रेट होगा लेट्स सपोज 4.5%। इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? कल को आरबीआई को अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। कल को आरबीआई अनाउंस करता है कि आज से रेपो रेट हो गया 6%, और वो रिवर्स रेपो की कोई अनाउंसमेंट ही नहीं करता, सिर्फ रेपो की करता है, तो लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे या ऑटोमेटिक है ये कि रेपो और रिवर्स रेपो में फर्क कांस्टेंट है। तो अगर रेपो बढ़ा दिया तो रिवर्स रेपो भी बढ़ेगा, ये 5.5% होगा, डिफरेंस इनमें कांस्टेंट रहेगा। तो आरबीआई सिर्फ रेपो रेट अनाउंस करता है, उसी के हिसाब से रिवर्स रेपो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, मेक सेंस? क्लियर? तो अब आपको समझ आ गया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे चेंजेस होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है या कम करी जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जाती है या ग्रोथ बूस्ट करी जाती है। अब समझ आया? मेक सेंस? क्लियर? पर बात ना अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स बाकी हैं। पर आज का लेक्चर ना मैं यहीं पे खत्म करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करेंगे, क्योंकि फिर से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ एकदम बहुत ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी, तो इस इंफॉर्मेशन को आप अब्सॉर्ब करो और जो एमसीक्यूज मैं अभी दूंगा आपको लेक्चर के बाद में, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर गलत सॉल्व करते हो तो थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या गलत करा मैंने। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करेंगे, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई का टॉपिक खत्म कर देंगे कल ही के लेक्चर में। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हमें एक डाउट ले लेता हूं आपका, आप में से बहुत लोग ये डाउट पूछ रहे थे कि सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस जो हमने पहले लेक्चर में करा था और पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में फर्क क्या है। ध्यान से सुनना, एक लाइन में ही, दो लाइनों में ही पता चल जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है? देखो, इकोनॉमिक एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो हम उसमें कई बारी ना वैल्यू जजमेंट भी करते हैं। वैल्यू जजमेंट मतलब कि ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे इकोनॉमी में तो बुरा होगा। तो जब हम अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं ना इकोनॉमिक एनालिसिस में, तो हम नॉर्मेटिव प्लेन पे हैं। जब हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे ना, वैल्यू फ्री जजमेंट कर रहे हैं कि देखो ये करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, आप अच्छा बुरा कुछ नहीं बता रहे। जब आप ऐसे प्लेन पे होते हो तो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हो, जिसमें आप अच्छा बुरा कुछ नहीं बता रहे। मुझे नहीं पता अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, मुझे ये पता है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। नॉर्मेटिव क्या है कि टैक्स लगाना अच्छा होता है या बुरा होता है, टैक्स कम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, क्या गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी चाहिए, अच्छी बात है बुरी बात है, क्या गवर्नमेंट को रेपो रेट कम करना चाहिए हमेशा या बढ़ाना चाहिए, अच्छा है या बुरा है। गवर्नमेंट रेपो रेट कर रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, ये पॉजिटिव हो गया। गवर्नमेंट रेपो रेट कर रही है जिससे मनी सप्लाई बढ़ रही है, वो अच्छा है या बुरा, ये नॉर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, तो आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो जाता है। और हां, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके कई कॉन्सेप्ट्स आज खुले होंगे। क्लियर? आई सीरियसली होप दैट। पर अगर ऐसा नहीं होता तो लाइव चैट में आई होप आपने डाउट्स पूछे होंगे, चल रही होगी लाइव चैट हमारी, और अगर लाइव चैट में नहीं पूछ पाए, बाद में डाउट आया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमारे फोरम पे जो हमारे ऐप या वेबसाइट है वहां पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली गेट अ आंसर टू दैट। इनफैक्ट मैं एनकरेज ही करता हूं कि आप अपने डाउट्स पूछो। Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with another lecture of
मॉनेटरी पॉलिसी। पर हां, उस लेक्चर से पहले इस लेक्चर के साथ अभी आपके लिए 2 MCQs आ रहे हैं, तो उन्हें सॉल्व करो और उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।